क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब देखो जरा, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे आपके प्रीवियस ईयर में कि उनमें उन्होंने क्या कर रखा है कि दो रेफरेंस मान रखी है। रेफरेंस बहुत से लोगों ने क्या करा है कि कुछ अलग रेफरेंस मानकर सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन, और वो ऑप्शन में भी डाल रखा है आपके, जो अदर रेफरेंस मान के जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी डाला हुआ है। बट आप एक स्टैंडर्ड लेके चलना, टेल वाटर को हमेशा रेफरेंस लेके चलो, क्योंकि जो इसका करेक्ट आंसर दिया था आईआईटी ने वो आपका टेल वाटर वाला ही प्रोवाइड करवाया था उन्होंने। सो अलग रेफरेंस मानोगे तो अलग आंसर निकल कर आएगा, लेकिन जो आईआईटी ने करेक्ट आंसर दिया था वो टेल वाटर को ही रेफरेंस मान के दिया था, तो इसीलिए हम रेफरेंस क्या लेके चलेंगे, टेल वाटर को ही लेके चलेंगे हमेशा। ठीक, चलिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब आपके पास में, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखो जरा नेक्स्ट क्या है आपके पास। फ्लोनेट की बात हो गई, ऑलमोस्ट अब ये टॉपिक कवर ही हो गया, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इसमें, जस्ट आज खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास में देखो जरा, ये कंडीशन है H1 H2 HL, H1 H2 एंड HL। इधर सॉइल है, ये सॉइल है कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है। इसमें बताओ वो हेड जिसकी वजह से फ्लो हुआ किसके बराबर है, हेड ड्यू टू विच द फ्लो इज टेकिंग प्लेस। वो हेड जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है किसके इक्वल है, H1 H1 माइनस H2 के बराबर है HL, ये सिंपल HL। ये बार बार बताया हुआ है भाई, सीपेज हो रहा है सॉइल में, तो सीपेज का रीजन क्या है, मेनली हेड लॉस है सीपेज का रीजन। सीपेज जो हेड लॉस हो रहा है बेसिकली उसी हेड की वजह से फ्लो हुआ है, H1 की वजह से फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो हो रहा है उस हेड की वजह से जो लॉस हो रहा है। अगर वो एक्स्ट्रा हेड यहाँ पर अवेलेबल ना होता तो फ्लो भी होने वाला नहीं था। सो दी हेड विच इज कोचिंग दी फ्लो, जो हेड फ्लो करवा रहा है आपका, विच इज इक्वल टू HL के बराबर होगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। so जो हेड आपका फ्लो करवा रहा है दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H2, इस हेड की वजह से फ्लो हो रहा है। अभी तक हमने डिस्कस करा था कि जैसे ही आपका यहाँ पे डैम था, इसके नीचे की जो सॉइल प्रेजेंट थी, इसके नीचे सॉइल थी, डैम है, डैम के नीचे क्या थी आपकी सॉइल प्रेजेंट थी, तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दैट हेड डिफरेंस की वजह से इस सॉइल में से होने लगा सीपेज। बिकॉज ऑफ द हेड डिफरेंस इस सॉइल की वजह से क्या हुआ, इसमें से सीपेज, इस तरह से यहाँ पे सीपेज होने लगा। एंड फॉर दैट सीपेज के लिए आपने क्या करा, एक तरह से फ्लोनेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इसके लिए क्या कर सकते हैं, फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन करी जा सकती है, ये चीज हमें पता है सिंपल। तो क्या था आपके पास, ये हेड डिफरेंस है यहाँ पे HL इज इक्वल टू H1 माइनस H2। इस हेड डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसके जो नीचे सॉइल प्रेजेंट थी, ये जो यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट थी, इस सॉइल में से हुआ सीपेज, इस सॉइल में से सीपेज होगा। एंड फॉर दैट सीपेज उसके लिए सीपेज, जो सीपेज हो रहा है यहाँ से, उसका डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, कि कितना सीपेज डिस्चार्ज यहाँ से गया, उसका फॉर्मुला आप ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, KHNF अपॉन ND, वो फॉर्मुला आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। जो सीपेज हो रहा है उस सीपेज का डिस्चार्ज कितना था, वो फॉर्मुला हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, KH इंटू NF अपॉन ND, इस तरह से डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। बट सपोज जस्ट ये जो डैम है बेसिकली, इसकी बॉडी भी किससे बनी हो सकती है, लेट अस सपोज ये डैम बना हुआ है किससे, सॉइल से बना हुआ है। मटेरियल जो यूज करा है हमने, कौन सा यूज कर रखा है, सॉइल यूज करा गया है आपका। तो जस्ट सपोज करो, जैसे अगर ये सॉइल से बना हुआ है, तो मुझे बताओ जो सीपेज आपका इस सॉइल, इसके बेस के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी, उसमें से जो सीपेज हो रहा था आपका, अब क्या सीपेज, अगर ये डैम सॉइल से बना हुआ है आपका, तो क्या सीपेज अब इसकी बॉडी में से भी नहीं होगा क्या, डैम की बॉडी के अंदर से भी तो सीपेज होगा। यस बिल्कुल, डैम की बॉडी के अंदर से भी सीपेज होगा आपके पास। तो सीपेज यहाँ से तो हो ही रहा था, ये बॉटम पे से सीपेज हो रहा था आपका, लेकिन सीपेज होगा कहाँ से, इसके अंदर से भी सीपेज आपको देखने को मिलेगा। सीपेज विल आल्सो टेक प्लेस थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम। डैम की बॉडी में से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सीपेज देखने को मिलेगा। नाउ अगर डैम की बॉडी में से भी सीपेज देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली सीपेज हो रहा है सॉइल के अंदर से, सीपेज हो रहा है सॉइल के अंदर से, चाहे सॉइल कहीं पर भी हो, सॉइल कहीं पर भी हो, सॉइल यहाँ पे बॉटम पे प्रेजेंट थी तो बॉटम वाली सॉइल में से सीपेज हुआ, सॉइल ऊपर प्रेजेंट है तो इस सॉइल में से भी क्या होगा, सीपेज होगा आपका। अब सिंस सॉइल में से सीपेज हो रहा है, तो इन द सिमिलर वे जैसे आपने डैम के बेस पे जो सॉइल थी उसके लिए फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन करी गई थी, हम इस सॉइल के लिए भी क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, फ्लोनेट कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस सॉइल आल्सो। इसके लिए भी क्या करा जा सकता है, फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन करी जा सकती है।
इस वाले पार्ट के लिए भी बॉडी है जो बताओ। कमेंट नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? कमेंट नहीं आ रही? हाँ, कमेंट नहीं आ रही शायद। आ रही है वॉइस, कमेंट भी क्यों नहीं आ रहे फिर? ये क्या इस सॉइल में से सीपेज होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट है इसके बॉडी जो है डैम की, इसमें से सीपेज होगा बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे सीपेज होगा तो इन द सिमिलर वे जब यहाँ पे इसके लिए भी क्या हो सकता है, फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन हो सकती है सिंपल, जैसे यहाँ पे सॉइल के लिए हुई थी, इन द सिमिलर वे इसके लिए भी फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन करी जा सकती है। बताओ जरा। अब देखो क्या है, जैसे जस्ट यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन करके देखो ऐसे, इस तरह ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई, तो वही सेम फ्लोनेट हमने बताई है, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है which will consist of the equipotential lines and the flow lines, which will consist of the equipotential lines and the flow lines। सिंपल इस तरह से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जस्ट एक बात देखो, इसमें जो फ्लो लाइन है, फ्लो लाइंस हैं, ये सब क्या है आपके पास, फ्लो लाइंस है। फ्लो लाइन हमने पता है क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्लो लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, रिप्रेजेंट करेंगी फ्लो लाइन जो होंगी। तो यहाँ पे अगर इसकी बॉडी के अंदर से मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करूं, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा रहेगा आपका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा रहेगा इसके अंदर से, या फिर इस तरह से जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जैसा यहाँ पे बनाकर दिखा रखा है, इस तरह से होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कैसा होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये ऊपर वाला या फिर ऐसे नीचे? सिंपल इसी तरह तो होगा ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे रहेगा आपके पास, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्लियर है? अब जस्ट यहाँ पर देखो जरा, ये क्या है, ये सब फ्लो लाइंस हैं। ये फ्लो लाइंस क्या शो कर रहे हैं, ये फ्लो लाइन शो कर रही है हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो को शो कर रही है, दे आर शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये फ्लो लाइंस हैं और ये सब यहाँ इक्विपोटेंशियल लाइंस है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये चीज हमने पता है ऑलरेडी। अब एक बात देखना जरा, ये जो टॉपमोस्ट फ्लो लाइन है, ये जो टॉपमोस्ट फ्लो लाइन है ना, ये क्या है, सबसे टॉपमोस्ट फ्लो लाइन है, दिस इज द टॉपमोस्ट फ्लो लाइन, ये टॉपमोस्ट फ्लो लाइन है। When the seepage is taking place through the body of the dam, so in that case ये जो topmost flow line आपके पास में निकल कर आ रही है, इस topmost flow line को कहा जाता है ferretic line। This is called as the ferretic, इसे कहते हैं ferretic line। This is called as ferretic line, इसको ferretic line कहा जा सकता है। So the topmost flow line, ये जो topmost flow line होती है ना, ये जो topmost flow line है आपके पास में, सबसे ऊपर जो flow line है, इसको क्या कहते हैं, ferretic line कहते हैं। This is called as ferretic line, this line is called as a ferretic line। अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी हमने पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली बात तो फेरेटिक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, क्या है फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन क्या है, सिंपल, फेरेटिक लाइन इज अ टॉपमोस्ट फ्लो लाइन व्हेन द सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम। ये आता है आपके पास निकल के। अब दूसरा बताओ, अगर हम फेरेटिक लाइन बेसिकली एक तरह से फ्लो लाइन ही है, फेरेटिक लाइन से जो नीचे की सॉइल है, जो फेरेटिक लाइन से नीचे की जो सॉइल है, और फेरेटिक लाइन से जो ऊपर की सॉइल है, फेरेटिक लाइन से नीचे की सॉइल है, फेरेटिक लाइन से ऊपर की सॉइल है, मुझे बताओ फेरेटिक लाइन से ऊपर की सॉइल सैचुरेटेड होगी अनसैचुरेटेड होगी? फेरेटिक लाइन से ऊपर की सॉइल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, सिंपल। सो जो फेरेटिक लाइन से ऊपर की सॉइल होगी दैट विल बी इन द अनसैचुरेटेड कंडीशन। अब जो फेरेटिक लाइन से नीचे की जो सॉइल है वो सैचुरेटेड होगी अनसैचुरेटेड? नीचे की सॉइल सैचुरेटेड होगी, सिंपल। सो द सॉइल बिलो द फेरेटिक लाइन विल बी इन सैचुरेटेड कंडीशन, और जो सॉइल ऊपर प्रेजेंट है फेरेटिक लाइन से वो होगी आपका अनसैचुरेटेड कंडीशन में। तो जो नीचे सॉइल है वो अनसैचुरेटेड हो गई फेरेटिक लाइन, सॉरी सैचुरेटेड हो गई फेरेटिक लाइन से, और जो ऊपर सॉइल प्रेजेंट है फेरेटिक लाइन से वो होगी आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन में। तो हम यहाँ से एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फेरेटिक लाइन है आपकी, पहली बात तो टॉपमोस्ट फ्लो लाइन है। फेरेटिक लाइन हमारी एक अनसैचुरेटेड सॉइल मास को सैचुरेटेड सॉइल मास से भी तो सेपरेट कर रही है। ये कह सकते हैं पॉइंट कि भाई फेरेटिक लाइन इज सेपरेटिंग अ सैचुरेटेड सॉइल मास फ्रॉम अ अनसैचुरेटेड सॉइल मास। आया समझ में? तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई निकल के, फेरेटिक लाइन सेपरेट कर रही है एक अनसैचुरेटेड सॉइल मास को सैचुरेटेड सॉइल मास से। इससे नीचे की सॉइल प्रेजेंट है आपके पास सैचुरेटेड कंडीशन में, एंड इससे ऊपर की जो सॉइल प्रेजेंट है वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड कंडीशन में। सो सेपरेट करती है अनसैचुरेटेड सॉइल मास को फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉइल मास। ये एक प्रॉपर्टी आई। अब देखो जरा नेक्स्ट, फेरेटिक लाइन से जो नीचे प्रेशर प्रेजेंट है, फेरेटिक लाइन है, इससे नीचे की जो सॉइल प्रेजेंट है, ये फेरेटिक लाइन है, इससे नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है, इस सॉइल में
प्रेशर कौन से वाला प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर होगा इससे नीचे की सॉइल में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। भाई वाटर प्रेजेंट है, इससे नीचे वाटर प्रेजेंट है, सो वाटर का प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। फेरेटिक लाइन से ऊपर कौन सा प्रेजेंट होगा, सिंस सॉइल इज प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंडीशन, इससे ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक, एटमॉस्फेरिक होगा, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर होगा फेरेटिक लाइन से नीचे, फेरेटिक लाइन से नीचे जो प्रेशर होगा सॉइल मास के अंदर, दैट प्रेशर विल बी हाइड्रोस्टैटिक। बताओ ये पॉइंट सही है या नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा फेरेटिक लाइन से नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है उसके अंदर, यस। अब जो फेरेटिक लाइन से ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट है उसमें कैसा प्रेशर रहेगा, उसमें एटमॉस्फेरिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और फेरेटिक लाइन पे कौन सा प्रेशर होगा, फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन भी तो आपके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही है ना, इससे नीचे हो रहा है पानी का फ्लो, पानी का फ्लो इससे नीचे हो रहा है, सिंपल। तो इस पर भी क्या होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, इस पर भी क्या होगा, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। सो क्या होगा आपके पास में कि प्रेशर बिलो द फेरेटिक लाइन विल बी हाइड्रोस्टैटिक व्हाइल द प्रेशर ऑन एंड अबव द फेरेटिक लाइन विल बी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक होगा। हम यहाँ पे सॉइल की बात कर रहे हैं बेसिकली, फेरेटिक लाइन ये देखो ना एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, सिंपल। वाटर इससे नीचे फ्लो कर रहा है, पानी जो है इससे नीचे फ्लो कर रहा है, सो दैट टोमोस फ्लो लाइन, इस पे प्रेशर कैसा रहेगा, एक सेकंड जस्ट, एक मिनट। देखो जरा सिंपल, देखो क्या एक्चुअली में क्या होता है, इस चीज को आप ऐसे लिंक कर सकते हो, इसे हम ऐसे लिंक करेंगे कि जो भी हम प्रेशर शो करते हैं, जो भी हम प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर जो भी आपको बताया जाता है वो प्रेशर होता है आपका एक तरह से गेज प्रेशर। ये चीज आपने फ्लूइड में पढ़ी होगी कि हम जब भी प्रेशर रिपोर्ट करते हैं, हम प्रेशर कौन सा रिपोर्ट करते हैं, हम प्रेशर रिपोर्ट करते हैं कौन सा, गेज प्रेशर रिपोर्ट करते हैं। ये पढ़ा है आपने फ्लूइड में कि हम प्रेशर कौन सा रिपोर्ट करते हैं, गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर आपको पता ही है, गेज प्रेशर रिपोर्ट करा जाता है, ठीक है। सो अगर जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ये वाटर टेबल लेवल है आपका, ये वाटर टेबल लेवल है, दिस इज द वाटर टेबल लेवल, ठीक है, ये वाटर टेबल लेवल है आपके पास। अभी तक आपने इतनी जगह पे पढ़ लिया, जस्ट मैं अगर आपसे पूछूं एट दी वाटर टेबल लेवल, वाटर टेबल लेवल पे, वाटर टेबल लेवल पे आप हमेशा क्या बताते थे, प्रेशर को क्या बताते थे, वाटर टेबल लेवल पे, जस्ट वाटर टेबल लेवल पे प्रेशर क्या होता था आपका, जीरो होता था, जीरो होता था, सिंपल। प्रेशर क्या होता था, जीरो होता था। बट एक्चुअली में प्रेशर जीरो है, ये जीरो जो प्रेशर आप बता रहे हो ये कौन सा जीरो प्रेशर है, जीरो वैल्यू कौन से प्रेशर की है, ये गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है, ये गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है, ये जो जीरो प्रेशर है वो किसकी, ये गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है, ये गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जीरो नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ऐड कर रहा है अभी भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ऐड कर रहा है, लेकिन ये गेज प्रेशर की वैल्यू जीरो है। तो मैं अगर इस पॉइंट पर प्रेशर जीरो बोल रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे क्या प्रेशर एब्सोल्यूट टर्म्स में जीरो है क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो है यहाँ पे, नहीं एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो नहीं है यहाँ पर। तो हम जो भी प्रेशर रिपोर्ट करेंगे, कहीं पर भी रिपोर्ट करेंगे, दैट विल बी गेज प्रेशर सिंपली। तो यहाँ पे आप अगर प्रेशर जीरो बोल रहे हो, तो प्रेशर जीरो बोलने का मतलब है कि आपका गेज प्रेशर जीरो था, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जीरो नहीं था। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी हो रहा है, अगर मैंने प्रेशर कहा कि यहाँ पे जीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे गेज प्रेशर नहीं है, वहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, आपने यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे प्रेशर क्या है, जीरो लग रहा है, यहाँ पे जीरो प्रेशर लग रहा है, जीरो प्रेशर बोलने का मतलब है यहाँ पे गेज प्रेशर जीरो है, बट यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है क्या, क्या यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, इस वाटर टेबल लेवल पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, गेज या फिर एटमॉस्फेरिक,
एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो अगर हम बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे यही सेम काम यहाँ पर भी तो हो रहा है आपका, यही सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे गेज प्रेशर यहाँ पे नहीं है, ये वाटर टेबल लेवल ही तो है एक तरह से आपके पास में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, गेज प्रेशर यहाँ पे नहीं है, सिंपल। तो यही सेम काम हो रहा है यहाँ पर भी, इसको ऐसे रिलेट करो ना, ये वाटर लेवल ही तो है एक तरह से, वाटर लेवल से नीचे, तो वही सेम हो रहा है यहाँ पर भी, जस्ट कि एटमॉस्फेरिक है लेकिन गेज प्रेशर नहीं है आपके पास, सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। सो जो प्रेशर हम रिपोर्ट करते हैं वो गेज प्रेशर रिपोर्ट करा जाता है। सो दैट लाइन, इस लाइन पर क्या हो रहा है, सिंपल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वाटर टेबल लेवल ही है एक तरह से आपका, क्लियर है। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। चलिए, सो क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें फेरेटिक लाइन पे, फेरेटिक लाइन पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, फेरेटिक लाइन पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, लेकिन फेरेटिक फेरेटिक लाइन से नीचे कौन सा प्रेशर लग रहा है, फेरेटिक लाइन से नीचे कौन सा प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। फेरेटिक लाइन से ऊपर, फेरेटिक लाइन से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, फेरेटिक से ऊपर एटमॉस्फेरिक लग रहा है। आपने वाटर टेबल लेवल पे हमेशा प्रेशर को जीरो लिखा है, जस्ट इस वाटर टेबल लेवल पे हमेशा जब भी हम प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर आप क्या लिखते थे, जीरो लिखते थे। बट यहाँ पर क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रेशर जीरो है, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे जीरो है, नहीं एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, गेज प्रेशर रिपोर्ट करते हैं, गेज वाली बात हो रही थी, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा इस पॉइंट पे। सही, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपके पास रिलेटेड टू द फेरेटिक लाइन से, इनको लिख लेते हैं हम। सो क्या पॉइंट आया फर्स्ट, तो जो टॉपमोस्ट फ्लो लाइन होती है, टॉपमोस्ट फ्लो लाइन होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ फेरेटिक लाइन, इसको फेरेटिक लाइन कहते हैं। दूसरा आपके पास में आया कि भाई फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन जो होगी, फेरेटिक लाइन सेपरेट करेगी एक सैचुरेटेड सॉइल मास को, एक अनसैचुरेटेड सॉइल मास को सेपरेट करेगी। एक पॉइंट आया जो प्रेशर वाली बात आएगी, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक एंड एटमॉस्फेरिक वाली बात आपके पास में आ गई। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आए आपके पास में, इनको नोट करो पहले, लिखो पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को लिखो, लिखो द टॉपमोस्ट फ्लो लाइन, फेरेटिक लाइन, हेडिंग डालो फेरेटिक लाइन। तो हेडिंग आपके पास में क्या है, फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन, PHRETIC, PHRETIC, फेरेटिक लाइन लिखो। द टॉपमोस्ट फ्लो लाइन, the topmost flow line below which seepage takes place, the topmost flow line below which seepage takes place, the topmost flow line below which seepage takes place, below which seepage takes place, the topmost flow line below which seepage takes place through a dam body, through a dam body, through a dam body, through a dam body is called, is called, is called फेरेटिक लाइन, is called फेरेटिक लाइन, is called फेरेटिक लाइन। So क्या लिखा था, topmost flow line below which seepage takes place through a dam body is called फेरेटिक line। Next लिखो, and it separates, and it separates, and it separates, and it separates a saturated soil mass, it separates a saturated soil mass from, and it separates a saturated soil mass from, it separates a saturated soil mass from unsaturated soil mass, from unsaturated soil mass, from unsaturated soil mass, from unsaturated soil mass। So ये पॉइंट आया फर्स्ट, एक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉइल मास को सेपरेट करिए। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, hydrostatic pressure is observed below फेरेटिक line, hydrostatic pressure is observed below फेरेटिक line, hydrostatic pressure is observed below फेरेटिक line, below फेरेटिक line, whereas pressure, whereas pressure on, whereas pressure on, whereas pressure on and above, 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 फेरेटिक line is atmospheric, whereas pressure on and above is
atmospheric, whereas pressure on and above, whereas pressure on and above Faretic line is atmospheric. On and above Faretic line is atmospheric. Whereas pressure on and above atmospheric Faretic line is atmospheric. लिख लिया सबने पॉइंट? तो लिख लिया पॉइंट ये? बताओ. ओके. सो क्या है? सिंपल ये पॉइंट आता है आपके पास. नेक्स्ट लिखो जरा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो क्या पॉइंट होगा आपके पास? सबसे पहले डिफाइन करा भाई टॉपमोस्ट फ्लो लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द फेरेटिक लाइन कहते हैं इसको. दूसरा आपने डिफाइन करा कि भाई एक सैचुरेटेड सॉइल मास को अनसैचुरेटेड सॉइल मास से सेपरेट करती है. तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि भाई प्रेशर बिलो द फेरेटिक लाइन हाइड्रोस्टैटिक एंड प्रेशर ऑन एंड अबव फेरेटिक लाइन पर भी एंड फेरेटिक लाइन से ऊपर भी कैसा होगा आपके पास में दैट प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक. फेरेटिक लाइन पे कौन सा प्रेशर होगा? फेरेटिक लाइन पे, फेरेटिक लाइन के एटमॉस्फेरिक होगा और उससे ऊपर ऊपर फेरेटिक से ऊपर एटमॉस्फेरिक होगा और उससे नीचे नीचे हाइड्रोस्टैटिक होगा. सिंपल हाइड्रोस्टैटिक होगा. एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो. फेरेटिक लाइन फॉलो फेरेटिक लाइन फॉलो फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ ऑफ बेस पैराबोला. फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ ऑफ बेस पैराबोला. फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ ऑफ बेस पैराबोला. जैसे एमसीक्यू पर्पस से आपको एक लाइन लिखवाई है यहाँ पे. डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि जो फेरेटिक लाइन होती है उसका पाथ कैसा होता है जनरली. द फेरेटिक लाइन फॉलो द पाथ ऑफ अ बेस पैराबोला. अभी सिंपल मैथमेटिक्स की चीजें हैं हमारी कि पैराबोला कौन कौन से किस किस तरह के पैराबोला होते हैं, क्या मतलब होता है बेस पैराबोला का. इनफैक्ट इस इक्वेशन को हम ड्राइव भी कर सकते थे. आपको ये चीज प्रूव भी करवाई जा सकती थी. जब फेरेटिक लाइन ड्रॉ करी जाती है, फेरेटिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हम सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है. जब फेरेटिक लाइन को ड्रॉ करा जाता है तो उसकी बेसिकली जो इक्वेशन निकल कर आती है दैट इक्वेशन विल बी ऑफ अ बेस पैराबोला. वो एक बेस पैराबोला की इक्वेशन बनेगी आपके पास में एक तरह से. तो आप यहां से ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो फेरेटिक लाइन होती है वो आपके पास क्या एक तरह से बेस पैराबोला का पाथ फॉलो करती है. बाकी इक्वेशन कैसे आ रही है क्या है उसकी ऐसा हमें यहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है. कहीं पे आपसे नहीं पूछेगा इक्वेशन की डेरिवेशन. एमसीक्यू में पूछेगा आपसे डायरेक्टली कि भाई कैसा पाथ निकल के आता है फेरेटिक लाइन का. सिंपल बेस पैराबोलिक पाथ निकल के आता है. इस चीज को प्रूव भी करा जा सकता था बट प्रूव की हमें यहाँ पे कोई किस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो जस्ट एक लाइन ये याद रखिएगा कि इट फॉलो द पाथ ऑफ अ बेस पैराबोला. सिंपल दिस इज ऑल अबाउट द फेरेटिक लाइन. इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. ड्रॉ करने के हमारे पास तरीके होते हैं बहुत सारे. मैथमेटिकल आपको यहाँ पे चीजें लगानी पड़ेंगी बट एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई? फेरेटिक वाली, फेरेटिक लाइन वाला पार्ट क्लियर हुआ है? बोलो. चलिए. सो फेरेटिक वाला पार्ट क्लियर है. अब ये फेरेटिक लाइन के बारे में बात आ गई. अब नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट टॉपिक आता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में. हेडिंग डालो जरा. हेडिंग डालो फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सेक्शंस. 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 नेक्स्ट है आपके पास में फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सेक्शंस. नॉन होमोजेनियस सेक्शंस ये नेक्स्ट पार्ट है आपके पास में. फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सेक्शन. इसमें एक स्टेटमेंट लिखो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सेक्शन में एक स्टेटमेंट लिखो. देखो, if the permeability of the soil changes, if the permeability of the soil changes, if the permeability of the soil changes, if the permeability of the soil changes along the flow path, if the permeability of the soil changes along the flow path, या फिर स्लैश कर भी लो चैनल, फ्लो चैनल एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सर. if the permeability of the soil changes along the flow path या फिर channel, then the flow lines are deflected, 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 then the flow lines are deflected at the, then the flow lines are deflected at the, then the flow lines are deflected at the junction, then the flow lines are deflected at the junction, at the junction of soil mass, and the flow lines are deflected at the junction of soil mass, and the flow lines are deflected at the junction of the soil
मास। तो क्या लिखा पॉइंट हमने कि इफ द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल चेंजेस, अगर परमिबिलिटी क्या कर रही है सॉइल की, चेंज कर रही है along the flow path, then the flow lines are deflected at the junction of the soil mass। अब देखो जरा इसमें क्या है, क्या मतलब है इस पॉइंट का। नेक्स्ट अब देखो जरा क्या कर रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन आया है पहले। क्या मतलब है देखो जरा, हमने एक केस डिस्कस करा था अभी तक, जो फ्लोनेट की कंस्ट्रक्शन हमने करी थी। जनरली फ्लोनेट को बनाते समय हम मीडियम को कैसा मान के चल रहे थे, कैसा अज्यूम कर लिया था हमने फ्लोनेट को बनाते समय, क्या अजम्पशन लेके चले थे हम, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक। सिंपल ये अजम्पशन आपने माना था कि भाई मीडियम कैसा माना था हमने, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक वाज अज्यूम्ड। क्लियर है। लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म्स हमें ये पता है कि मीडियम होमोजेनियस भी नहीं होता और ना ही आइसोट्रोपिक होता। सॉइल हमें पता है ना तो ये होमोजेनियस मटेरियल है और ना ही आइसोट्रोपिक मटेरियल है। सॉइल इज नॉट अ होमोजेनियस मटेरियल, नाइदर इट इज अ आइसोट्रोपिक मटेरियल। ना तो ये होमोजेनियस है और ना ही ये आइसोट्रोपिक मटेरियल है। तो अगर सपोज करो हम एक ऐसा केस कंसिडर करें कि आपकी सॉइल मास कैसी है, नॉन होमोजेनियस। एक्चुअली होती भी नॉन होमोजेनियस ही है, नॉन होमोजेनियस ही होती है। ऐसा नहीं है कि परमेबिलिटी, अब होमोजेनियस अगर होमोजेनियस होगी तो मुझे ये बताओ अलग अलग पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होंगी, डिफरेंट होंगी। होमोजेनियस होगी तो मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिंपल सेम होंगी। लेकिन अगर सिंस आपने उसको नॉन होमोजेनियस मान लिया, हमने अगर वो बेसिकली सॉइल एक्चुअली में नॉन होमोजेनियस है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अब डिफरेंट होंगी। नॉन होमोजेनियस के केस में अलग अलग पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, आपके पास डिफरेंट होंगी, सिंपल। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं कि भाई लेट अस सपोज आपकी सॉइल मास कैसी है, नॉन होमोजेनियस है, जो कि एक्चुअली में होती भी है। तो आपको ये बताया गया है कि जब हम एक नॉन होमोजेनियस मीडियम कंसिडर करते हैं, नॉन होमोजेनियस मीडियम होने का मतलब क्या है कि उसकी परमेबिलिटी वेरी कर रही है, प्रॉपर्टी वेरी कर रही है। प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, परमिबिलिटी प्रॉपर्टी है हमारे पास में। हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सॉइल की, वी आर टॉकिंग अबाउट द परमिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। मतलब उसकी परमिबिलिटी वेरी करेगी, अलग अलग जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसकी परमिबिलिटी क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। चीज हमको समझ में आ रही है। सो हमें यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस समय पे सॉइल सॉइल बेसिकली नॉन होमोजेनियस अगर होती है, तो जहां पे दो, देखो जरा इसको ऐसे डायग्राम से समझो अब, जस्ट आप इससे समझ में आएगा। सपोज हमारे पास में दो सॉइल है कोई, एक ये है सॉइल ए मान लो इसको, एंड इसको मान लो ये है आपके पास में सॉइल। इसे एक काम कर लो, इधर लिखो थोड़ा सा। जैसे दो सॉइल है आपके पास, एक है ये सॉइल ए है और ये इधर है सॉइल बी है। सॉइल ए मान लिया, सॉइल बी मान लिया। अब सिंस नॉन होमोजेनियस है, हम मान रहे हैं कि नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी अलग अलग पॉइंट्स पे, प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी अलग अलग पॉइंट्स पे, वेरी करेंगी। कौन सी प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मतलब परमेबिलिटी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। परमेबिलिटी विल बी वेरी कर रही होगी परमेबिलिटी। सो हमने यहाँ पे दो सॉइल कंसिडर करी, एक सॉइल ए है आपके पास में और दूसरी सॉइल क्या है, सॉइल बी है, सॉइल बी है। इसकी परमेबिलिटी आप बोल दो, लेटर सपोज इसकी परमेबिलिटी K1 बोल दी हमने और इसकी परमेबिलिटी क्या बोल दिया, K2 बोल दी। परमेबिलिटी अलग अलग है दोनों की। तो अभी तक क्या हो रहा था, आइसोट्रोपिक था, होमोजेनियस था, परमेबिलिटी सेम मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग तरह के सॉइल हैं आपके पास में, या फिर नॉन होमोजेनियस है, तो परमेबिलिटी क्या होंगी, वेरी करेंगे आपके पास, परमेबिलिटी विल बी वेरी। चलो, अब परमेबिलिटी वेरी कर रही है, परमेबिलिटी वेरी कर रही है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे सपोज करो इधर सॉइल ए है, इधर सॉइल बी है, फ्लो हो रहा है सॉइल में से, ठीक है, सॉइल में से फ्लो हो रहा है आपके पास, ये फ्लो हो रहा है। अब फ्लो का डायरेक्शन शो करेंगे आपके पास कौन, फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस आपने बना रखी है, ये एक फ्लो लाइन है। इधर बना लो आप दूसरी फ्लो लाइन बना लो, ये दूसरी फ्लो लाइन हो गई। इधर ये बना दो तीसरी फ्लो लाइन बना दो, ये तीसरी फ्लो लाइन है, फ्लो लाइंस है। तो ये क्या है आपके पास में, तीसरी फ्लो लाइन आ गई, इस तरह से थर्ड फ्लो लाइन है। क्लियर, ये थर्ड फ्लो लाइन आ गई। अब हुआ क्या, यहाँ पे सॉइल वन थी, सॉइल वन में हमने इस तरह से फ्लो लाइन आपको शो कर रखे हैं। फ्लो लाइन क्या दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो शो करेगी, इस तरह से डायरेक्शन ऑफ फ्लो को इंडिकेट कर रही है। अब होता क्या, ये है सॉइल ए और ये क्या है, सॉइल बी। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये इस सॉइल ए एंड सॉइल बी का क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जहां पर ये आपस में मीट कर रहे हैं। सॉइल इधर क्या है, सॉइल ए है और इधर क्या है, सॉइल बी है, और ये एक इंटरफेस बना दिया। इंटरफेस है ये, जहां पे सॉइल ए एंड सॉइल बी आपस में मीट कर रही है। सो ये क्या है, एक तरह से इंटरफेस है, दिस इज अ इंटरफेस। ये है आपके पास में इंटरफेस, इंटरफेस ऑफ सॉइल ए एंड सॉइल
बी, ये इंटरफेस है सॉइल ए एंड सॉइल बी की, दिस इज द इंटरफेस। अब हमें इसने क्या बताया कि भाई जिस समय पे सॉइल एक नॉन होमोजेनियस मटेरियल में से मूव करती है, नॉन होमोजेनियस मटेरियल में से मूव करती है, तो इंटरफेस पॉइंट पे जहां पर भी आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स हैं, ये सॉइल ए है, इसकी परमेबिलिटी K1 है, इसकी परमेबिलिटी K2 है, तो इंटरफेस पे जहां पर ये इंटरफेस पे होंगे, इंटरफेस पे ये क्या कर जाती हैं, फ्लो लाइंस डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गई। तो एक्चुअल पाथ तो कैसा था, ऐसा पाथ था, तो ऐसे ना जाने की वजह ये क्या हो गई आपके पास में, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गई आपके पास में, ये डिफ्लेक्ट हो चुकी। तो फ्लो लाइंस हैज डिफ्लेक्टेड, ये पॉइंट बताया गया है, ये डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे। फ्लो लाइंस क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो फ्लो लाइन डिफ्लेक्ट हो गई आपकी। अब किधर डिफ्लेक्ट होंगी, ऊपर डिफ्लेक्ट होंगी, नीचे डिफ्लेक्ट होंगी, वो तो देखेंगे अभी, वो भी डिस्कस करेंगे किधर डिफ्लेक्ट होंगी, वो भी देखेंगे। जस्ट अभी समझो बात को, ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। सो पहले पाथ कैसा था, ऐसा पाथ था, अब पाथ आपके पास में कैसा बन गया, ये पाथ बन रहा है अभी करेंटली, इस तरह से आपके पास में पाथ बन रहा है, ऐसा पाथ निकल कर आ रहा है। तो फ्लो लाइंस क्या हो गया आपके पास में, डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गई फ्लो लाइंस। ठीक है, चलिए, ये इंटरफेस था, सॉइल ए दिखा दी, सॉइल लाइन भी दिखा दी, ये क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड फ्लो लाइंस, यहाँ पे लिख लो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट हो गई है, ये हो गई डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्टेड एट इंटरफेस पे क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, डिफ्लेक्टेड एट इंटरफेस, इंटरफेस पर ये हो गई डिफ्लेक्ट। अब ये इंटरफेस पे डिफ्लेक्ट हो गई, अब क्या करेंगे यहाँ पे फिर, इसका जो ये आपके पास सिस्टम है, इस इंटरफेस का आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इस इंटरफेस का क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, इंटरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करो, यानी कि इंटरफेस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ऐसे करके ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ये क्या है, नॉर्मल टू द इंटरफेस है, ये है नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये नॉर्मल टू इंटरफेस हो गया आपके पास, दिस इज नॉर्मल टू इंटरफेस। तो ये क्या है आपके पास में, ये है नॉर्मल टू द इंटरफेस, दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है, इसलिए सही से दिखना चाहिए ना डायग्राम हमें, अगर डायग्राम सही दे दिखाना है एक्चुअली में, तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट करो इसको, ऐसे देखो, ये देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है, ये नॉर्मल दिख रहा है पूरा, नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा है, ये नॉर्मल दिखाना था ना, ये नॉर्मल है, चलो ये नॉर्मल बन गया आपके पास में, ये है नॉर्मल टू द, दिख रहा था सर अभी, चलो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल टू द इंटरफेस है। अब नॉर्मल टू द अगर इंटरफेस है, अगर ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है, तो डिफ्लेक्ट होने से पहले ये जो फ्लो लाइन इस नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही थी, ये वो एंगल है अल्फा वन। सो अल्फा वन कौन सा एंगल है, अल्फा वन इज द एंगल जो कि बनाया है आपका, किसने, फ्लो लाइन ने बनाया है, किसके साथ में, नॉर्मल टू द इंटरफेस के साथ में, अल्फा वन, ये फ्लो लाइन थी आपकी, फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन है, दिस इज अ फ्लो लाइन, ये क्या है, एक तरह से फ्लो लाइन है आपके पास में, ये फ्लो लाइन है। सो फ्लो लाइन ने नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया डिफ्लेक्शन से पहले, उसको हमने बोल दिया क्या, अल्फा वन बोल दिया, और डिफ्लेक्शन के बाद में फ्लो लाइन ने जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया, उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा टू बोल दिया, उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा टू बोल दिया, क्लियर है, उसको हमने अल्फा टू बोल दिया। सो अल्फा वन is the angle which is made by the flow line, which is made by the flow line, which is made by the flow line no, with the normal to the interface, with the normal to the interface before deflection, before deflection. Alpha 2 angle which is made by the flow line, which is made by the flow line with the normal to the interface after deflection, deflection के बाद में, deflection के बाद में, क्लियर है। चलिए ये आ गया आपके पास में कंडीशन, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, किस तरह की चीज हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, इक्विपोटेंशियल लाइन दिखाओ यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइंस यहाँ पे शो करेंगे, ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी आपकी, ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी, और ये भी क्या है भाई, फ्लो नेट है, फ्लो फील्ड बना रहे हैं, ठीक है, इक्विपोट, ये फ्लो लाइन दिखाई है तो इक्विपोटेंशियल लाइन भी तो होगी ना, जब फ्लो लाइन दिखाई है तो होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन भी होगी आपके पास में, इक्विपोटेंशियल लाइन भी होगी सिंपल। अब इक्विपोटेंशियल लाइन कैसे होगी, इक्विपोटेंशियल लाइन होगी नॉर्मल टू द फ्लो लाइंस, ये पता ही है हमें ऑलरेडी, इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी आपकी नॉर्मल टू द फ्लो लाइंस, तो ये नॉर्मल टू द फ्लो लाइंस होंगे, दैट विल बी नॉर्मल टू द फ्लो लाइंस, ये नॉर्मल टू द फ्लो लाइंस होंगी, तो ये एंगल बन गए आपके पास में समथिंग लाइक दिस, 90 डिग्री बन गए, ये एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स हो गए आपके पास में क्या,
90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री एंगल हो गया आपके पास में, 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर है? चलो ये 90 डिग्री का एंगल आपके पास में बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपके पास में। ये यहाँ तक की कहानी आपको क्या है, क्लियर है एक तरह से, ये चीज क्लियर है ना? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, ये चीज आपको समझ में आई। अब ये क्या है आपके पास में, अल्फा 1 आपको समझ में आया, अल्फा 2 आपको समझ में आया, अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये यहाँ पे आपने शो कर दिया क्या है, ये शो कर दिया नॉर्मल, दिखा दो यहाँ पे, ये नॉर्मल है बेसिकली ना, नॉर्मल टू द इंटरफेस है। ये क्या है, नॉर्मल टू द इंटरफेस है। ये आपके पास में है नॉर्मल टू द इंटरफेस है। और इधर ये क्या है, ये भी क्या है आपके पास में, नॉर्मल टू द इंटरफेस है। ये भी क्या है आपके पास में, नॉर्मल टू द इंटरफेस है। ये भी नॉर्मल टू द इंटरफेस है। क्लियर है? ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है। चलो ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है, 90 है, 90 है। ये एंगल भी कितना है, 90 है। इस एंगल इज आल्सो 90 ना। ये एंगल भी कितना है आपके पास में, 90 डिग्री एंगल है। ये भी 90 डिग्री एंगल है। ये बताओ जस्ट, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन हमने लेके आना है, एक रिलेशन हम लेकर आ रहे हैं। सो बेसिकली रिलेशन का डेरिवेशन कैसे, वो सर येलो और पिंक, येलो और पिंक मतलब अल्फा 2 तो ये वाला है, एक सेकंड, हाँ नॉर्मल टू द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड बिल्कुल। ये तो पूरा यहाँ तक जाएगा ना, इसको मिटाओ यहाँ से। यस, नॉर्मल टू द इंटरफेस तो मतलब आपका पूरा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इस तरह से यहाँ तक जाएगा ना ये पूरा, है ना? ये पूरा यहाँ तक होगा, ये पूरा यहाँ तक होगा आपके पास में। सो बेसिकली आपके पास में एक रिलेशन आएगा यहाँ से। अभी डेरिवेशन कैसे है वो, अल्फा 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन, एक सेकंड, अल्फा 1 अपॉन, एक सेकंड, एक रिलेशन आएगा आपके पास में। यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगा कि k1 बाय tan अल्फा 1 इज इक्वल टू k2 बाय tan ऑफ अल्फा 2, k1 बाय tan ऑफ अल्फा 1, k2 बाय tan ऑफ अल्फा 2। ये एक रिलेशन आएगा भी इसका, हाँ समझ गए वो, बिल्कुल हो गया वो ना। यस सर, पिंक और 90 डिग्री आफ्टर डिफ्लेक्शन, ग्रीन और ब्लू के बीच में, ग्रीन और ब्लू के बीच में, ये अभी आया समझ में, 90 डिग्री वाला क्या डाउट था, ये क्लियर हुआ? देखो नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस, अभी क्लियर हो गया? एक और क्या, एक और एक और मतलब भाई ये इंटरफेस था, इस इंटरफेस का ये नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये इंटरफेस है, इंटरफेस का नॉर्मल आपने ड्रॉ करा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। के बीच 90, ब्लू और ग्रीन के बीच 90। सर एक और ब्लू, ब्लू और ग्रीन यहाँ पर, ब्लू और ग्रीन के बीच 90, ब्लू और ग्रीन के बीच 90 डिग्री, ये है ना आपके पास में, ये है ब्लू और ग्रीन के बीच 90। ये ब्लू और ग्रीन के बीच में 90 है क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है और ये फ्लो लाइन है। सो फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को 90 पे मीट करेंगे ना, इसलिए बताया यहाँ पे 90 डिग्री। बोलो, फ्लो लाइन और पोटेंशियल लाइन के बीच आफ्टर डिफ्लेक्शन, फ्लो लाइन एंड पोटेंशियल लाइन के बीच आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो ये फ्लो लाइन हो गया आपका, ये पोटेंशियल लाइन हो गया इसके, अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ, एक सेकंड। डिफ्लेक्शन के बाद ये फ्लो लाइन है आपके पास में, ये फ्लो लाइन, अच्छा यहाँ तक बोल रहे हो आप, ये एंगल 90 डिग्री ना, ये इक्विपोटेंशियल, हाँ ठीक है, समझ गए। ये यहाँ पर ना, ये चीज, एक मिनट, ये भी तो है ना, अभी ठीक है। अच्छा ये तो नॉर्मल टू इंटरफेस था ना। हम्म, अगर फ्लो लाइन डिफ्लेक्ट हो गई, नहीं हमने उसके बीच में 90 डिग्री नहीं दिखाया है। ये देखो, ये जो मैंने, आप इसके बारे में बोल रहे हैं, इस वाले एंगल के बारे में, ये जो यहाँ पे 90 शो कर रखा है, आप इसके बारे में बोल रहे हैं क्या? सर ऊपर भी बनेगा एक और, ऊपर भी बनेगा एक और, कहाँ पे बनेगा ऊपर एक और, यहाँ पर।
लाइन तो पोटेंशियल लाइन के बीच आफ्टर डिफ्लेक्शन, फ्लो लाइन एंड पोटेंशियल लाइन के बीच में आफ्टर डिफ्लेक्शन। अभी जस्ट समझो आप इसको बात को ना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो अभी आराम से। ये इसमें पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है, इसमें पूरा कंफ्यूजन हो गया, एंगल शो करने में बहुत सारी लाइनें होगी, तो क्लैरिटी से बन नहीं रहा। अभी जस्ट मेन पॉइंट समझिएगा, इसमें मेन पॉइंट है जस्ट आपके पास में, ठीक है, मेन पॉइंट समझो जस्ट। अभी ये पूरी की पूरी जो कहानी बताई जा रही थी आपको, ये इसलिए बताई जा रही थी जस्ट हमने एक रिलेशन डराइव करा के लेके आना था, एक रिलेशन लेके आना था, इसका डेरिवेशन में करा दूंगा आपको, उसके बारे में जस्ट वेट करो आप। तो ये एक रिलेशन आएगा आपके पास में, जब आप इसका डेरिवेशन करोगे, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये रिलेशन हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। दिस रिलेशन कैन बी प्रूव्ड, इसका डेरिवेशन कैसे है वो अभी मैं करा दूंगा आपको, उसके बारे में रुको जरा। तो एक रिलेशन है आपके पास में k1 बाय tan ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू k2 बाय tan ऑफ अल्फा 2, ये एक रिलेशन आएगा आपके पास में सिंपल इस तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि हमारे पास में बेसिकली हमें ये पता होनी चाहिए चीजें, इसी सेम चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है k1 बाय k2 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ अल्फा। इस तरह से भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं, इस तरह से भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन आपके पास में किस तरह से आते हैं, चीजें जो पूछी जाती हैं वो इस तरह से पूछी जाती हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में ये जो सॉइल 1 है, सॉइल 1 है, सॉइल 1 की परमेबिलिटी कितनी है, k1 है, सॉइल 1 है, सॉइल 1 की परमेबिलिटी कितनी है आपके पास में, k1 है, ठीक है, k1 परमेबिलिटी है। अगर सॉइल 1 की परमेबिलिटी k1 है, सपोज करो ये जो k1 परमेबिलिटी है ये k2 से ज्यादा है, सपोज करो हमारी जो सॉइल 1 की परमेबिलिटी है वो क्या है, सॉइल 2 की परमेबिलिटी से ज्यादा है। सो सपोज करो सॉइल 1 जो है वो एक आपके पास में सैंड थी, सपोज सॉइल 1 क्या है आपके पास में सैंड है, और सॉइल 2 आपके पास में क्या है, सपोज क्ले है, सपोज क्ले है। तो हमारी जो बेसिकली जो फ्लो हो रहा है पानी का वो एक सैंड से एक क्ले लेयर के अंदर एंटर करा, फ्लो सैंड से क्ले लेयर के अंदर एंटर करा, मतलब एक हाईली परमेबल सॉइल से एक लो परमेबल सॉइल के अंदर एंटर करा। हाईली परमेबल सॉइल सॉइल 1 जिसकी परमेबिलिटी k1 है, लो परमेबल सॉइल सॉइल 2 जिसको हमने क्ले मान लिया उसकी परमेबिलिटी k2 है। सो k1 इज मोर देन k2, k1 इज मोर देन k2, ये मान के चल रहे हैं, जस्ट हमने अज्यूम कर लिया। अभी बताओ अगर k1 k2 से ज्यादा है, अगर k1 k2 से ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा होगा। अगर k1 k2 से ज्यादा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा होगा। k1 k2 से ज्यादा है मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा होगा क्या? k1 k2 से ज्यादा मतलब अल्फा 1 विल बी मोर देन अल्फा 2, अल्फा 1 विल बी मोर देन अल्फा 2, अल्फा 2 से ज्यादा निकल कर आएगा, अल्फा 2 से ज्यादा निकल कर आएगा। अब अल्फा 2 है क्या हमारे पास, अल्फा 2 हमारे पास क्या है, अल्फा 2 वो एंगल है बेसिकली जो कि आपका फ्लो लाइन बना रही है किसके साथ में, नॉर्मल, जो कि फ्लो लाइन बना रही है नॉर्मल टू द इंटरफेस के साथ में, जो कि फ्लो लाइन बना रही है नॉर्मल टू द इंटरफेस के साथ में। अब एक बात समझो, अगर k1 k2 से ज्यादा है, अगर k1 ज्यादा है किससे, k2 से ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं अल्फा 1 विल बी मोर देन अल्फा 2, अल्फा 1 ज्यादा निकल कर आएगा आपका किससे, अल्फा 2 से ज्यादा निकल कर आएगा। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा निकल कर आया तो ये भी कह सकते हैं कि अल्फा 2 अल्फा 1 से कम है, अल्फा 2 अल्फा 1 से कम है। इसका मतलब ये बताओ ये जो फ्लो लाइन है, ये जो फ्लो लाइन है ये डिफ्लेक्ट होने के बाद, ये फ्लो लाइन डिफ्लेक्ट होने के बाद इस नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से अवे मूव करेगी, बताओ। डिफ्लेक्ट होने के बाद अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1, तो डिफ्लेक्ट होने के बाद में ये फ्लो लाइन नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से अवे मूव करेगी, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी। तो इस तरह की चीजें बनती हैं आपके पास में, टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी, दैट विल बी मूविंग टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। सिंपल एक ये पॉइंट समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आया आपके पास में इस तरह से कि भाई सपोज करो आपके पास में एक सैंड की लेयर थी और दूसरी सैंड की लेयर थी बेसिकली, और आगे चल के आपके पास में कोई क्ले की लेयर आ गई, पहले एक सैंड लेयर थी उससे आगे चल के कोई आपके पास में क्ले की लेयर आ गई। तो जो सैंड की लेयर थी उसकी उसको मान लो आप लेयर नंबर 1, जो क्ले की लेयर थी उसको हमने मान लिया लेयर नंबर 2 है। सैंड वाली लेयर की परमेबिलिटी k1, सैंड क्ले वाली लेयर की परमेबिलिटी k2, सो k1 इज मोर देन k2, k1 इज मोर देन k2। तो मुझे ये बताओ डिफ्लेक्शन होने के बाद में, डिफ्लेक्शन होने के बाद में जो फ्लो लाइंस हैं वो नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे या नॉर्मल से अवे मूव कर जाएंगी, नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे, नॉर्मल से अवे मूव कर जाएंगे, टुवर्ड द नॉर्मल मूव कर जाएंगे, टुवर्ड द नॉर्मल मूव कर जाएंगे। इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन हमें दिखाई देंगे, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। चलो ये चीज समझ में आई। दूसरा केस आपके पास में क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर सपोज करो हम ऐसे मान ले कि भाई k1 इज लेस देन k2, k1 इज लेस देन k2। दूसरा केस हमने क्या कंसीडर करा कि k1 इज लेस देन k2, दूसरा केस हमने कंसीडर कर लिया k1 इज लेस देन k2। अगर k1 k2 से कम है, तो अगर k1 k2 से कम है तो इसका मतलब क्या, अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1, इसका मतलब ये है कि अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1, क्या अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है, अल्फा 2 इज मोर देन अल्फा 1। अगर अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है, अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा होने का मतलब ये बताओ कि फ्लो लाइंस डिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे या अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेंगी,
अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेंगी, सिंपली किधर मूव करेंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेंगी, दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेंगी वजह से। तो आप एक काम करो, इस डायग्राम को मैं अभी दोबारा से बनाऊंगा, प्रॉपर इसका डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेनली ये सारी की सारी कहानी डेरिवेशन जो भी कराना था वो सिर्फ इस चीज के लिए करवाना था आपको, ये एक रिलेशन प्रूव करके दिखाना था। बट ये मुझे लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया डायग्राम यहाँ पे देख के ना, इसको दोबारा से फ्रेश बनाना पड़ेगा एक मिनट को। ये एक रिलेशन नोट करो पहले तो आप लोग, टॉपिक आपने डाल रखा है, ठीक है, ये रिलेशन डालो जरा यहाँ पे, और ये वाला जो रिलेशन है इस रिलेशन को लिखो, ये रिलेशन लिख लो, रिलेशन लिखो ये, और इसके बाद एक पॉइंट लिख देना इसमें। So K1 by K2 is equal to tan of alpha 1, tan of alpha 1 upon tan of alpha 2, tan of alpha 2, tan of alpha 2। पहले तो अल्फा 1 अल्फा 2 का मीनिंग लिख लो। अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 लिखो। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय flow lines, angle made by flow lines with the normal to interface, with the normal to interface, angle made by the flow lines with the normal to interface, with the normal to interface, ठीक है, with the normal to interface, with the normal to interface before and after, before and after, before and after getting deflected, 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 before and after getting deflected। So ये पॉइंट आया समझ में। सो अल्फा 1 क्या है, एंगल मेड बाय द फ्लो लाइंस बिफोर डिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल, एंड अल्फा 2 क्या है आपके पास में, एंगल मेड बाय द फ्लो लाइन आफ्टर डिफ्लेक्शन। किस, और ये एंगल दोनों हैं किसके साथ में, ये दोनों एंगल किसके साथ में है, ये नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल टू द इंटरफेस के साथ में दोनों के दोनों एंगल हैं। ये दोनों एंगल किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इफ 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 k1 ग्रेटर देन k2, इफ k1 ग्रेटर देन k2, ऐसे लिखना, बिल्कुल पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस तरह से लिखो सिंपल, इफ k1 ग्रेटर देन k2, k1 ग्रेटर देन k2, अल्फा 1, k1 ग्रेटर देन k2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, k1 ग्रेटर देन k2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, then flow lines, then flow lines, then flow lines will be deflected, will be deflected, flow lines will be deflected, then flow lines will be deflected toward the normal, then flow lines will be deflected toward the normal, flow lines will be deflected toward the normal, toward the normal, flow lines will be deflected toward the normal, toward the normal, flow lines will be deflected toward the normal। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड लिखो, सेकंड नोट करके लिखो, इफ k1 is smaller than k2, if k1 is smaller than k2, if k1 is smaller than k2, then alpha 1 is smaller than alpha 2, 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 and the flow lines gets deflected, and the flow lines gets deflected, and the flow lines gets deflected, flow lines gets deflected away from the normal, away from the normal, flow lines gets deflected away from the normal, flow lines gets deflected away from the नॉर्मल, फ्लो लाइंस डिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी जो फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस गेट डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो किधर डिफ्लेक्शन होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इनका डिफ्लेक्शन होगा किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई थिंक ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन है आपका, एक इस पे क्वेश्चन भी आपको दिखाई दिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो इस टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन भी दिखाई दिया होगा इसी सेम चीज पे, इसी सेम रिलेशन पे।
है ना, इससे इस पे सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक तरह का ना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है जस्ट। सो अब इसका देख लेते हैं बेसिकली, इसका एक काम कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन अभी करें या आगे टॉपिक पे मूव करें, टाइम कंज्यूम करेगा ये और कुछ नहीं। नहीं, हाँ अभी साथ साथ करनी है डेरिवेशन, कर लो फिर साथ साथ, एक ही टॉपिक में लगे रहना फिर लेक्चर खत्म होने तक। ठीक है, साथ साथ कर लो, उसका डेरिवेशन कर लेते हैं अभी ना। इसे थोड़ा सा इरेज कर लो यहाँ से, इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करो। बनाओ इसे दोबारा, करो इसकी डेरिवेशन। इसको दोबारा से बनाओ ना, इसको दोबारा से करके बनाओ। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहे हैं जस्ट फॉर द डेरिवेशन पर्पस। रिलेशन क्या आना है, वो रिलेशन एक ही आएगा आपके पास में, सिंपल जो वहां पे लिखा है k1 अपॉन k2 tan ऑफ अल्फा 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा 2, जस्ट फॉर द डेरिवेशन पर्पस। डेरिवेशन पर्पस के मैं लिए बता रहा हूँ इसको जस्ट करके। तो डेरिवेशन के लिए आपको इसको जस्ट देखना है, डिस्कस करना है। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी आपके पास में, ये कंडीशन है। इधर से इसका नॉर्मल ड्रॉ करो, इसका नॉर्मल ड्रॉ करो आप लोग। ठीक है, ये नॉर्मल है इसका, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इसका, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये सॉइल 1 होगी, इसकी परमेबिलिटी k1 है। ये सॉइल 2 होगी, इसकी परमेबिलिटी आपके पास में कितनी है, k2 है। k2 है, बिफोर डिफ्लेक्शन एंगल हो गया अल्फा 1 हो गया, आफ्टर डिफ्लेक्शन एंगल हो गया आपके पास में अल्फा 2 हो गया, डिफ्लेक्शन के बाद में आपके पास में एंगल हो गया कितना, अल्फा 2 हो गया। तो क्या था आपके पास में, नॉर्मल टू द इंटरफेस। तो ये जो है आपके पास में नॉर्मल टू द इंटरफेस आपने ड्रॉ करा था, इंटरफेस का नॉर्मल, ये इंटरफेस था आपके पास में, इस इंटरफेस का नॉर्मल तो ये था, यही तो था ना इंटरफेस का नॉर्मल। ठीक है, इंटरफेस का नॉर्मल आपके पास में ये है, ये इंटरफेस का नॉर्मल है आपके पास में, दिस इज द इंटरफेस ऑफ इंटरफेस नॉर्मल, ये इंटरफेस का नॉर्मल है, ये इंटरफेस का नॉर्मल हो गया आपके पास में। इधर से आप लोग एक काम करो, एक काम करो, ये आपके पास में नॉर्मल है, सो नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये एंगल कितना होगा, एक सेकंड को, ये एंगल बनेगा आपके पास में 90 डिग्री बनेगा ना, नॉर्मल टू इंटरफेस हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये अल्फा 1 है आपके पास, अल्फा 1 है। इधर से एक काम करेंगे हम लोग, ये अल्फा 1 अगर है तो ये एक इस पे इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ कर लो, इस पर आप एक काम करो, ये एक लाइन ड्रॉ करी आपने। ठीक है, इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल लाइंस आ गई आपके पास में, इक्विपोटेंशियल लाइंस आ गई, इक्विपोटेंशियल लाइंस आ गई, एंड ये इक्विपोटेंशियल लाइंस आ गई आपके पास में। ठीक है, ये एंगल होगा आपके पास में अल्फा 1 निकल कर आएगा, ये एंगल आएगा अल्फा 1 निकल के, ये एंगल भी आएगा आपके पास में अल्फा 1 निकल कर आएगा, ये एंगल भी आपके पास में कितना आएगा निकल के, अल्फा 1 आएगा, ये एंगल भी निकल कर। The equipotential lines and the flow lines will be perpendicular, equipotential lines and the flow lines will be perpendicular होगी। ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये एंगल भी कितना होगा आपके पास में 90 डिग्री की होगा, ये एंगल भी कितना होगा आपके पास में 90 डिग्री होगा। दिस एंगल विल आल्सो बी 90 डिग्री, एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास में 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। एक काम करो आप लोग, अब ये 90 डिग्री हो गया आपके पास में, फ्लो लाइंस हैं, फ्लो लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस आपने ड्रॉ कर ली, इक्विपोटेंशियल लाइंस आपने ड्रॉ करी। इसका एक काम करते हैं, डेरिवेशन इसका अभी करते हैं, रुको जरा। ठीक है, डेरिवेशन इसका करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जस्ट एंगल्स के साथ, ये थोड़ा एक तो डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा। एक काम करें, इसको टॉपिक को अभी जस्ट अभी लीव करो, इसका डेरिवेशन जो है बेसिकली ये थोड़ा सा एंगल्स के साथ में यहाँ पे डाउट चल रहा है, इसको मैं भी कराता हूँ डेरिवेशन आपको, क्लियर है, डेरिवेशन में करा दूंगा आपको, थोड़ी देर में करा दूंगा, तो पहले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करो क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा आपका, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो आप लोग पहले।
ठीक है, इसको कर लेंगे डेरिवेशन को, डेरिवेशन एज सच करा दूंगा बाकी मैं आपको, जस्ट बाकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं कोई किसी तरह की। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस आप डिस्कस करो, हेडिंग डालो ज्यादा, एक जस्ट एक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फ्लो थ्रू, फ्लोनेट थ्रू, फ्लोनेट थ्रू, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात कर रहे हैं जस्ट, फ्लोनेट थ्रू नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। अब हमने नॉन होमोजेनियस के लिए बात कर ली, नॉन होमोजेनियस के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि भाई नॉन होमोजेनियस के केस में आपका क्या होगा, फ्लो लाइंस किस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये बताओ जस्ट अगर सैंड में से क्ले की तरफ मूव कर रही है सॉइल, सैंड लेयर में से अगर क्ले की तरफ मूव कर रहा है वाटर, तो डिफ्लेक्शन होगा किधर, टूवर्ड या फिर अवे, टूवर्ड होगा या फिर अवे होगा, टूवर्ड होगा। अगर बेसिकली सैंड में से क्ले में से सैंड की तरफ मूव कर रही है तो अवे या टूवर्ड, क्ले में से सैंड में अवे होगा, सिंपल अवे होगा डिफ्लेक्शन आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपके पास में आता है थ्रू द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, थ्रू द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करनी है। अब हमें पता है नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम अगर है तो आपको पता है कि भाई हर एक पॉइंट पे परमिबिलिटी क्या करेगी, वेरी करेगी। एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हर एक परमिबिलिटी क्या करेगी, हर एक पॉइंट पर परमिबिलिटी क्या करेगी आपकी, वेरी करेगी। हमने नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए लाप्लास इक्वेशन भी लिखी थी इन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए लाप्लास इक्वेशन भी लिखा था। तो लाप्लास इक्वेशन आपकी किस तरह से थी नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, इक्वेशन थी kx del 2h by del x square plus ky del 2h by del y square is equal to 0। ये इक्वेशन थी आपके पास में, लाप्लास इक्वेशन थी किसके लिए, पूरे नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। ये एक आपने इक्वेशन लिखी थी। सो kx del 2h by del x square प्लस ky del 2h by del y square। kx हमें पता है परमिबिलिटी इन द x डायरेक्शन था, ky क्या था, परमिबिलिटी इन द y डायरेक्शन था। ये था आपके पास। अब हमने क्या करना है, एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम आपने कंसीडर करा। मैं एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के थ्रू डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं। मेरा काम क्या है कि मुझे कैलकुलेशन करनी है नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में डिस्चार्ज की। आइसोट्रोपिक मीडियम में डिस्चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करोगे वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया। हमने जो फॉर्मूला वो ड्राइव करा था, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा था k इंटू एच इंटू NF अपॉन ND। ये फॉर्मूला आपका किस मीडियम के लिए आया था, ये किसके लिए आया था फॉर्मूला, k इंटू एच इंटू NF अपॉन ND। ठीक है, फॉर्मूला आया था आपके पास में k इंटू एच इंटू NF अपॉन ND, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए था। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए था। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है, डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी है किसके थ्रू, फॉर अ नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। सो टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज फॉर अ नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम कैसे हम काम करेंगे वो चीज आपको देखनी है। एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए आपका जो बेसिकली फ्लोनेट, जो फ्लो फील्ड बनेंगे, फ्लो फील्ड कैसे बनेंगे, फ्लो फील्ड आपके रेक्टेंगुलर बनेंगे या फिर स्क्वायर बनेंगे, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए रेक्टेंगुलर। सिंपल कैसे फ्लो फील्ड बनेंगे आपके पास में, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड्स बन जाएंगे, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको आइसोट्रोपिक मीडियम में डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी है कैसे, वो चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। आइसोट्रोपिक मीडियम में क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा वो चीज हमें ऑलरेडी पता है ना। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए आपका फ्लो फील्ड बनेगा कैसा, फ्लो फील्ड बनेगा आपका रेक्टेंगुलर बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी तरह से कोई कैलकुलेशंस लगा के, या तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप अलग से नॉन आइसोट्रोपिक के लिए करो सॉल्यूशंस। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, अगर किसी तरह से आप नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर लो। दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि आप किसी तरह से नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को अगर आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आपका ये जो सेम फॉर्मूला जो आप यहाँ पे लगा रहे थे, क्या वो वहां पर भी वैलिड हो जाएगा, बोलो। अगर किसी तरह से हमने एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो हमारा जो यहाँ पर ये फॉर्मूला था, क्या ये वहां पर भी वैलिड हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। लेकिन ये परमेबिलिटी क्या एज इट इज के रखोगे यहाँ पे, क्या परमेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, अगर कन्वर्जन करोगे। नॉन मीडियम तो एक्चुअली में वो नॉन आइसोट्रोपिक ही था ना, एक्चुअली में मीडियम तो नॉन आइसोट्रोपिक है, लेकिन आपने उसको आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली परमेबिलिटी कुछ ना कुछ तो वेरी करेगी, परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी परमेबिलिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, हम इस नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल को, जो नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है आपके पास, इस नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, एक आइसोट्रोपिक मीडियम में। अब आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कैसे करोगे वो चीज देखेंगे अभी, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे कन्वर्जन करना है। आइसोट्रोपिक मीडियम में आपने कन्वर्ट कर दिया अपने मीडियम को, आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर दिया। आइसोट्रोपिक में डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज हम जानते हैं ऑलरेडी, वो चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। सो डिस्चार्ज का यही सेम फॉर्मूला क्या आप फिर वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, बोलो, क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहां पे।
कर सकते हैं, लेकिन अफेक्ट आएगा किसके ऊपर? क्या इस परमेबिलिटी पे अफेक्ट नहीं आएगा? उसमें परमेबिलिटी पे डेफिनेटली अफेक्ट आएगा। परमेबिलिटी पे अफेक्ट आएगा तो अब यही हमने जस्ट करना है, यही हमने करना है कि इस नॉन आइसोट्रोपिक इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इसको कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर? एक आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्जन करेंगे वो देखेंगे, और क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के ऊपर भी, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये किसके लिए था? फॉर नॉन आइसोट्रोपिक के लिए। दिस वाज फॉर नॉन आइसोट्रोपिक, ये नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए था आपके पास। ठीक है, ये था आपके पास में किसके लिए? दिस वाज फॉर द नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम। इसको यहां से हटा दो, ठीक है, इस चीज को यहां से हटाओ, इस चीज को यहां से रिमूव करो, इसको यहां से रिमूव करो, जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्या होगा यहाँ पे देखना जरा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई करूंगा, इसको जस्ट कन्वर्ट करने के लिए, इसको जस्ट कन्वर्ट करने के लिए मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को यहाँ से क्या करा, थोड़ा मॉडिफाई करा। मॉडिफाई कैसे करेंगे? डेल 2h बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स के वाई, मैंने के वाई से डिवाइड कर लिया, के वाई से डिवाइड कर लिया। जब आप के वाई से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, इधर के एक्स था, के एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, के वाई आ जाएगा, डेल 2h बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये के वाई तो यहाँ से खत्म हो गया, के वाई से डिवाइड कर दिया तो ये तो इधर से खत्म हो जाएगा, डेल 2h बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई आपके पास में, क्लियर है, ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब हमने करना क्या है, मेनली आपका यहाँ पे काम क्या है कि आपको एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को कन्वर्ट करना था किसके अंदर? आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट करना था। ठीक है, नॉन आइसोट्रोपिक को कन्वर्ट करना है किसमें? आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट करना है। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हमें पता है, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हमें पता है एक चीज क्या, कि वही फ्लो फील्ड जो होगा, दैट फ्लो फील्ड विल बी व्हाट, फ्लो फील्ड होगा आपके पास में कैसा? रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड होगा। फ्लो फील्ड विल बी व्हाट, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड होगा। मुझे बताओ परमेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में ज्यादा होती है, वाई डायरेक्शन में ज्यादा होती है? परमेबिलिटी एक्स में ज्यादा होती है जनरली, वाई डायरेक्शन में ज्यादा होती है? पैरेलल परपेंडिकुलर वाला कोई केस बताया था जनरली इन, यस, आपका होगा क्या यहाँ पे इन जनरल अगर आप देखें तो जो आपको बेसिकली परमेबिलिटी देखने को मिलेगी वो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। परमेबिलिटी विल बी मोर पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। सो बिकॉज ऑफ दैट इस फ्लो फील्ड की, ये जो फ्लो फील्ड है, इस फ्लो फील्ड की ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन, इसकी जो लेंथ है वो एज कंपेयर टू इसकी विड्थ के कुछ टाइम बेसिकली क्या निकल कर आएगी? ज्यादा निकल कर आएगी, ज्यादा निकल कर आएगी। अब हम क्या करें, सिंपल किसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, मैं इसमें कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो इस तरह का आपको फ्लो फील्ड दिखाई दे रहा है ना रेक्टेंगुलर, ये जो फ्लो फील्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? स्क्वायर फ्लो फील्ड में कन्वर्ट करूंगा, स्क्वायर फ्लो फील्ड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि भाई नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम था, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम था आपके पास में। नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फ्लो फील्ड कैसा निकल कर आएगा? इस तरह से रेक्टेंगुलर निकल कर आएगा, रेक्टेंगुलर निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपको इसको आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए फ्लो फील्ड कैसा होना चाहिए आपका? सिंपल स्क्वायर बनना चाहिए। अगर फ्लो फील्ड को स्क्वायर बनाना है, अगर फ्लो फील्ड को स्क्वायर बनाना है तो मुझे ये बताओ, ये जो एक्स वाला जो डायमेंशन है, इस एक्स डायमेंशन को मुझे क्या कुछ हद तक रिड्यूस करना पड़ेगा? क्या एक्स डायमेंशन को क्या कुछ हद तक रिड्यूस करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल कम करवाना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, और ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा? वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन किधर, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में? किधर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स में वाई में? एक्स, बोथ डायरेक्शन में क्यों करेंगे हम? सिंपल एक्स डायरेक्शन में रिड्यूस करके इसको वाई के इक्वल लेकर आ जाओ जस्ट, ठीक है, सिंपल एक्स डायरेक्शन में हम अप्लाई करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाएंगे इन द एक्स डायरेक्शन। भाई वाई को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है चेंज करने की? वाई को जरूरत ही नहीं चेंज करने की, सिंपल आप एक्स को छोटा कर दो, बस एक्स को आप छोटा कर दो, जस्ट क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई आप किस तरह से करवा रहे हो? ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन इन द एक्स डायरेक्शन, लिसन टू द पॉइंट वेरी केयरफुली, ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ky by kx, that will be equal to ky by kx, ky by kx, ky by kx। मुझे ये बताओ, अगर आप x में जो ओरिजिनली डायमेंशन थी आपके पास, जो x में आपके पास ओरिजिनल डायमेंशन थी, अगर मैं उसे इस रूट ky by kx से मल्टीप्लाई कर लूं, रूट ky by kx से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये क्या होगा आपका? ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन होगी किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? इस x डायरेक्शन में, इस x डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म डायमेंशन है। तो मुझे बताओ, आपने इस ky by kx से मल्टीप्लाई करके बेसिकली इस डायमेंशन को क्या रिड्यूस कर दिया क्या? ky एक तरह से हमारे पास कम था, बोलो, रिड्यूस करा दिया, सिंपल रिड्यूस करा दिया, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए
लिसन टू द पॉइंट केयरफुली कि एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम को आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी एक्स डायरेक्शन में सारी की सारी डायमेंशंस थी, एक्स डायरेक्शन में मेरी जितनी भी सारी की सारी डायमेंशंस थी फ्लो फील्ड के अंदर, मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट के वाई बाई के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ आया समझ में पॉइंट? ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेरी एक्स डायरेक्शन में जितनी भी सारी की सारी डायमेंशंस थी, मैंने उन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, रूट के एक्स के वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट के एक्स के वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करो, ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, इसको क्या कर लो, सिंपल डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन करो इसका, इनफैक्ट इसका क्या करो, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो सिंपल। इसको क्या करना है, अब जस्ट हमने पहले तो इसका स्क्वायर कर लो आप लोग, ठीक है, इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो। सो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया एक्स टी, ये बन गया आपके पास में कितना, एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्स, एक सेकेंड, के वाई बाई के एक्स हो गया, के वाई बाई के एक्स हो गया। और इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो डेल एक्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर इनटू के वाई के एक्स इनटू के वाई के एक्स, ये कंडीशन आ गई आपके पास में। तो ये वाई के इक्वल कैसे हुआ, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, अभी देखो जस्ट अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी ना, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा रहे हैं, ये बेसिकली आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जस्ट आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी, जस्ट वेट करो थोड़ा सा अभी ना। तो ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है जस्ट आपको? चलिए ये चीज क्लियर है। अब देखो जरा इसमें नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास में, तो ये इक्वेशन आपके पास में यहां से बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है आपके पास में। अब इसमें एक काम और कर रहे हैं हम जस्ट यहाँ पर, ये जो इक्वेशन थी ना आपके पास में, इक्वेशन नंबर ए बोल दो इसको, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दो। इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए आ चुकी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर बी बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर बी बोल दो। ये इक्वेशन नंबर बी है आपके पास में, इक्वेशन ए होगी, इक्वेशन नंबर बी होगी। अब एक काम करो यहाँ पे, इसे थोड़ा सा इक्वेशन ए को मॉडिफाई करो, इस इक्वेशन ए को मॉडिफाई करो थोड़ा सा, किस तरह से मॉडिफाई, इक्वेशन ए मॉडिफाई, इक्वेशन ए को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू एच बाय डेल एक्स स्क्वायर के वाई के एक्स प्लस डेल टू एच बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताओ ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन ए को मॉडिफाई करके, इक्वेशन ए को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम इसमें? इक्वेशन ए को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया, चलो इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो डेल टू एक्स बाई के वाई, डेल टू एक्स इंटू के वाई बाई के एक्स की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में, ये वैल्यू लिखिए, देखो इसकी ये वैल्यू है ना। इक्वेशन बी में आपने इस वाले टर्म की जो पूरी की पूरी टर्म थी आपके पास, इसकी वैल्यू ऑलरेडी ड्राइव कर रखी है। ये इसकी वैल्यू कहां से उठाओगे, इसकी वैल्यू उठाओगे कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, बी इक्वेशन से ये जो के वाई के एक्स है, के वाई के एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल एक्स टी स्क्वायर के बराबर निकल कर आ रहा है आपके पास में, इसके बराबर निकल कर आ रहा है। और इस इक्वेशन में क्या पुट कर लो, इसको डेल एक्स टी स्क्वायर पुट कर लो जस्ट। नाउ इसको, इसे क्या बोल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सी, ये सी इक्वेशन हो गई आपके पास, ये सी इक्वेशन होगी। इस टर्म को क्या करो, पुट इक्वेशन सी, इसको हमने सी इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर सी में पुट करो। तो ये क्या बन गया आपके पास, डेल टू एच बाय डेल एक्स टी स्क्वायर प्लस डेल टू एच डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बताओ ये इक्वेशन यहां तक आया नहीं आया, ये इक्वेशन कैसे आई निकल के, ये इक्वेशन हो गई क्लियर, इक्वेशन कैसे बनी आया समझ में? अच्छा, अब जैसे जैसे ये इक्वेशन बनी आपके पास में, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, मुझे ये बताओ क्या ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन हमारा एक तरह से आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो इक्वेशन होती थी लाप्लास इक्वेशन, उसी के जैसी है, उसी फॉर्मेट में इक्वेशन है? ये इक्वेशन जो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए होती थी, ये इक्वेशन उसी फॉर्मेट में है?
बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्मेट में इक्वेशन है आपके पास। इक्वेशन क्या होता है, जस्ट आप यहाँ पे अच्छा देखो यहाँ पे y के इक्वल बोलने का मतलब ये है आपके पास में, ठीक है, y के इक्वल बोलने का मतलब ये था कि आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली इसको आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करना चाहते थे। आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट इसको क्या करा, इसकी जो लोंगर डायमेंशन थी बेसिकली आपको उसको रिड्यूस करवाना था। सो रिड्यूस कराने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाया। सो इक्वल कराने का मतलब है एक तरह से कि जस्ट फ्लो फील्ड को स्क्वायर बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये डायरेक्टली हमें प्रोवाइड करवाई गई है। हमें तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि फ्लो फील्ड बनता कैसे है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखें तो हमें ये थोड़ी पता है कि फ्लो फील्ड कैसे बनता है। सो इक्वल y के इक्वल होने का मतलब जस्ट क्या है कि आप उसको आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपने उसके डायमेंशन रिड्यूस कराने के लिए आपने वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा दिया। जस्ट सिंपल सा ये पॉइंट था आपके पास में जस्ट। तो ये बताओ ये क्या स्टैंडर्ड आइसोट्रोपिक मीडियम के फॉर्मेट में इक्वेशन है? ये इक्वेशन स्टैंडर्ड आइसोट्रोपिक मीडियम के फॉर्मेट में है। चलिए ये इक्वेशन आपके पास में स्टैंडर्ड आइसोट्रोपिक मीडियम के फॉर्मेट में है। अगर ये इक्वेशन आइसोट्रोपिक मीडियम के फॉर्मेट में है, इसके थ्रू बेसिकली क्या मैं इजीली डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा? इसके थ्रू आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो फॉर्मुला होता है आपका डिस्चार्ज का, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना। अब मुझे बताओ आपने आइसोट्रोपिक मीडियम में इसको कन्वर्ट करा, आइसोट्रोपिक मीडियम में आपने इसको कन्वर्ट करा, उसके लिए आपको डिस्चार्ज का फॉर्मुला ऑलरेडी पता था, उसके लिए हमें डिस्चार्ज का फॉर्मुला ऑलरेडी पता था। सो जो डिस्चार्ज आप इसको कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट कर रहे हो आइसोट्रोपिक मीडियम में, जो डिस्चार्ज आप इसको कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट कर रहे हो आइसोट्रोपिक मीडियम में, क्या वही क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज आपकी नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में से भी पास करेगी? बताओ, क्या वही क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में से भी पास करेगी क्या? एक्चुअली में तो नॉन आइसोट्रोपिक ही था ना मीडियम, हमने आसानी के लिए जस्ट उसको आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर लिया और जो आपके पास में ओरिजिनल फॉर्मूला था वो अप्लाई करवा लिया। बट इन एब्सोल्यूट टर्म में आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वही क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज जो कि आप आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर निकालोगे, क्या वही क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज नॉन आइसोट्रोपिक में भी पास करेगी क्या? यस। क्यों क्यों पास करेगी? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? सिंपल। और इसका रीजन तो हमने डिस्कस करा है, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास है, सिंपल आपके पास में जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास है। स्टार्टिंग में भी आपको ये पॉइंट बताया था कि डिस्चार्ज की क्वांटिटी जो पास करेगी वो तो सेम ही रहेगी, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो है आपके पास में। बोलो, कंजर्वेशन ऑफ मास है, आपने फॉर्मूला आसानी से ड्राइव करने के लिए जस्ट उसको कन्वर्ट कर दिया, बट जो क्वांटिटी होगी डिस्चार्ज की वो तो क्या करेगी, सेम ही फ्लो करेगी, चाहे आप किसी भी तरह से उसको कर लो। बोलो, पॉइंट आया नहीं आया समझ में? जस्ट इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी तरह की कोई? चलो अब इसको कुछ 2-3 पॉइंट लिखते हैं, 2-3 पॉइंट लिखेंगे जस्ट यहाँ पर ना। लिखो जरा कुछ 1-2 पॉइंट लिख लो, ये डेरिवेशन नोट कर लेना पूरी की पूरी। लिखो जस्ट 1-2 पॉइंट लिखो जस्ट। लिखो, इन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, इन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, इन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, इन नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम is converted to a in non-isotropic medium is converted to a equivalent is converted to a equivalent is converted to a equivalent isotropic medium 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 by applying the following transformation 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 by applying the following transformation। लिखो जरा नेक्स्ट, xt is the xt लिखा है ना, xt आ गया ये रहा, जो xt लिखो, xt is the xt is the xt is the x dimension on transformed scale, xt is the x dimension, xt is the x dimension, xt is the x dimension on xt is the x dimension on transformed scale, xt is the x dimension on transformed scale, xt is the x dimension on transformed scale।
xt is the x dimension on transformed scale. so xt क्या है, x की डायमेंशन है ट्रांसफॉर्म्ड स्केल पे, x डायमेंशन है कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म्ड स्केल पे। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इससे क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में। xt is equal to what, xt is equal to x root ky by kx। ठीक है, xt is equal to root ky by kx into x। इट मींस प्रैक्टिकली डिस्चार्ज नॉन आइसोट्रोपिक के बराबर आएगा सर, प्रैक्टिकली डिस्चार्ज नॉन आइसोट्रोपिक के बराबर आएगा। दोनों केस में डिस्चार्ज सेम ही आएगा सर। kx ky का नेट क्या होगा, kx ky अभी उस पे आ रहे हैं, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी की आप बात कर रहे हो, उसको डेरिवेशन कर रहे हैं उसका जस्ट अभी, 2 मिनट रुको, उस पे भी आ रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, डेरिवेशन पर भी आ रहे हैं, उसके लिए जस्ट वेट करो, अभी उसी पे आ रहे हैं इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पे। इसके बाद ना प्रैक्टिकली ये बताया कि आप आइसोट्रोपिक में बात करो, नॉन आइसोट्रोपिक में बात करो, डिस्चार्ज की क्वांटिटी एक तरह से सेम ही रहेगी आपकी एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई मीडियम अगर आपका नॉन आइसोट्रोपिक था, आपने उसको आइसोट्रोपिक में मान लिया, कन्वर्ट कर लिया जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर, डिस्चार्ज फिर भी सेम ही रहेगा एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास, चाहे आप उसको नॉन आइसोट्रोपिक मान के करो कैलकुलेट, चाहे आइसोट्रोपिक कैलकुलेट मान के कैलकुलेट करो, डिस्चार्ज क्वांटिटी सेम रहेगी। ठीक है, सो ये पॉइंट आया आपका समझ में। अच्छा ये बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए x की डायमेंशन को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, रूट ky बाय kx से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, किससे मल्टीप्लाई करा आपने, रूट ky बाय kx से मल्टीप्लाई करा। चलो इसमें नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। the flow net for non isotropic medium, the flow net for non isotropic medium, the flow net for non isotropic medium is floated to a natural scale on y-axis, 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 whereas in x direction, whereas in x direction, all the dimensions, whereas in x direction, all the dimensions parallel to x-axis, all the dimensions parallel to x-axis, all the dimensions parallel to x-axis are being reduced by a factor, are being reduced by a factor of all the dimensions parallel to x-axis, all the dimensions parallel to x-axis are being reduced by a factor of root ky by kx, are being reduced by a factor of ky by kx, लिख लिया। अब इसको पढ़ के देख लो पॉइंट को ना, एक बार देख लो पढ़कर। आया मतलब समझ में? नहीं वो तो लिख चुके थे कि पहले लिख लेना, से बाद में लिख लेना।
तो क्या मतलब है, आप अगर एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फ्लोनेट बनाना चाहते थे, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फ्लोनेट बनाना चाहते थे, फ्लोनेट कैसा था, फ्लोनेट आपका था रेक्टेंगुलर, फ्लोनेट कैसा था, रेक्टेंगुलर था। तो मुझे बताओ अगर एक नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फ्लोनेट बना रहे हो, ठीक है, तो उसको आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा, मुझे बताओ, जब नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए फ्लोनेट बनाया तो वाई एक्सिस पे जो डायमेंशन थी, क्या उसमें कोई किसी तरह का हमने चेंज करा, वाई एक्सिस पे जो डायमेंशन थी क्या उसमें कोई किस तरह का चेंज करा, नहीं, उसमें कोई किस तरह का चेंज नहीं करा। लेकिन जो एक्स एक्सिस पे जो डायमेंशन थी, एक्स एक्स डायरेक्शन में सारी की सारी डायमेंशन थी, उनको आपने क्या करा दिया, रिड्यूस करवा दिया। एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन थी आपके पास में, उन्हें हमने क्या करा दिया, एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन थी उनको हमने क्या कराया, रिड्यूस करवा दिया। कितने फैक्टर से रिड्यूस करा दिया, बाई अ फैक्टर ऑफ के वाई बाय के एक्स, बाई अ फैक्टर ऑफ के वाई बाय के एक्स। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन देखो यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, किसके, आइसोट्रोपिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, आइसोट्रोपिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये आइसोट्रोपिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, इसके थ्रू डिस्चार्ज क्या होता है वो चीज हमें ऑलरेडी बताई है, इसके थ्रू डिस्चार्ज क्या होता है वो तो हमें ऑलरेडी बताई है। लेकिन अगर सपोज करो मैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए मैंने फ्लोनेट बना लिया, फ्लो फील्ड बना लिया मैंने, ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ये अब बेसिकली आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट होते ही ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन बन गया आपका, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका, मतलब आप इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा चुके। अगर आप सपोज करो इसको दोबारा से कन्वर्ट करना चाहो किसमें, नॉन आइसोट्रोपिक में, आइसोट्रोपिक में कैसे कन्वर्ट करा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, एक्स एक्सिस की सारी, एक्स के डायरेक्शन में जो भी सारी की सारी डायमेंशन थी उनको रिड्यूस करवा दिया बाई ए फैक्टर ऑफ वाई बाई के एक्स। इसको दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करो अगर किसमें, नॉन आइसोट्रोपिक में, तो क्या करोगे, दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय के वाई बाई के एक्स, डिवाइड बाय के वाई बाई के एक्स, या फिर ये बोल दो कि ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो किससे, के एक्स बाई के वाई से, रूट के एक्स बाई के वाई से, बोलो ट्रांसफॉर्म्ड डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर लो किससे, रूट के एक्स बाय के वाई से, है ना, रूट के एक्स बाय के वाई से। अब ये बताओ दोनों से चाहे आइसोट्रोपिक मान के करो चाहे नॉन आइसोट्रोपिक मान के करो, डिस्चार्ज क्या दोनों में सेम आएगा, क्या डिस्चार्ज दोनों में सेम मिलेगा, डिस्चार्ज दोनों में सेम मिलेगा। चलो तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या है, जैसे ये थी कंडीशन आपके पास में, ये कंडीशन है, ये है आपके पास में ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन के लिए लिख रहे हैं हम, किसके लिए लिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए लिख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए लिखेंगे, फॉर द ट्रांसफॉर्म सेक्शन, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर चुके, मतलब आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो चुका है, ये वाई हो चुका, एक्स हो गया, वाई हो गया। इसके लिए ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए फ्लो फील्ड कैसा बनेगा, ट्रांसफॉर्म के लिए फ्लो फील्ड, ट्रांसफॉर्म के लिए फ्लो फील्ड कैसा होगा, स्क्वायर होगा, सिंपल। ट्रांसफॉर्म के लिए फ्लो फील्ड कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेक्शन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, आइसोट्रोपिक, मतलब स्क्वायर बनेगा, सिंपल। कैसा बनेगा, स्क्वायर बनेगा। चलिए तो अगर ये स्क्वायर बनेगा, ये फ्लो फील्ड दिखाया है यहाँ पर जस्ट इसका ना एक, ये डायमेंशन मान लो, चलो आप एल मान लो इसको, ये भी डायमेंशन कितनी होगी, एल ही तो होगी, ये डायमेंशन भी एल हो गई एंड ये डायमेंशन भी क्या होगी आपके पास में, एल होगी। क्लियर है, क्लियर है, कैसा है, स्क्वायर है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए स्क्वायर है ना। परमिबिलिटी, परमिबिलिटी एक्चुअली तो नॉन आइसोट्रोपिक था सेक्शन, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद बेसिकली आप एक आइसोट्रोपिक, अब देखो आप इसमें आपने क्या करा, बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया आइसोट्रोपिक मीडियम में, आइसोट्रोपिक मीडियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने इसको, स्क्वायर फ्लो फील्ड आ गया। एक्चुअली भी नॉन आइसोट्रोपिक था, जब नॉन आइसोट्रोपिक था तो एक्स डायरेक्शन में एक्स पर के एक्स थी परमिबिलिटी, वाई डायरेक्शन में के वाई परमिबिलिटी थी। चलो तो ये तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन की आ गई फ्लो फील्ड। अब देखना जरा, अगर यहीं पे हम लिखें किसके लिए, एक्चुअल सेक्शन के लिए, एक्चुअल नॉन आइसोट्रोपिक सेक्शन, एक्चुअल नॉन आइसोट्रोपिक सेक्शन, एक्चुअल जो नॉन आइसोट्रोपिक सेक्शन था वो तो नॉन आइसोट्रोपिक था, इसके लिए फ्लो फील्ड कैसा रहा होगा, कैसा फ्लो फील्ड था एक्चुअल के लिए, रेक्टेंगुलर था, सिंपल। एक्चुअल के लिए फ्लो फील्ड आपके पास में क्या था, एक्चुअल के लिए फ्लो फील्ड था आपके पास में रेक्टेंगुलर था।
तो रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड बना लो यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड, एक्चुअल फील्ड रेक्टेंगुलर था। अगर ये रेक्टेंगुलर था तो वाई डायरेक्शन में मुझे ये बताओ, मैंने ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या वाई डायरेक्शन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई? क्या वाई में हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई? नहीं, वाई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगी, तो ये एज इट इज क्या रहेगा? एल ही रहेगी डायमेंशन, एल ही रहेगी। लेकिन ये वाली जो इंक्रीज डायमेंशन है, ये जो इंक्रीज डायमेंशन है, ये जो रेक्टेंगल की ये वाली जो डायमेंशन निकल कर आएगी, ये डायमेंशन बताओ एल इंटू रूट के एक्स बाई के वाई होगा या फिर के वाई बाई के एक्स होगा? बोलो। के एक्स बाई के वाई होगा, सिंपल। के एक्स बाई के वाई होगा ना, इंक्रीज डायमेंशन है, ये इंक्रीज हो रही है ना डायमेंशन। जब डिक्रीज करा था के वाई बाई के एक्स से, इंक्रीज करोगे किससे? के एक्स बाई के वाई से ना। हाँ, ये तो एक्चुअल के लिए देख रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड वाला था, वहां पे इक्विवेलेंट डिक्रीज करा था उसको। आया समझ में? तो कितना होगा? के एक्स बाई के वाई होगा, के एक्स बाई के वाई होगा, सिंपल। के एक्स बाई के वाई होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? के एक्स बाई के वाई हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, चलिए रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, नॉन आइसोट्रोपिक है। एक्स डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन में परमेबिलिटी, एक्स में परमेबिलिटी कितनी है? के एक्स है, के एक्स है। वाई में परमेबिलिटी कितनी है? के वाई है। वाई में परमेबिलिटी आपके पास में के वाई है, वाई में परमेबिलिटी के वाई है। चलो, ये आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट हो रखा है, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है जो कि आइसोट्रोपिक में आपने कन्वर्ट कर रखा है। क्या इसमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में परमेबिलिटी अलग अलग होगी क्या? जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो क्या एक्स में और वाई में परमेबिलिटी अलग अलग होगी? नहीं होगी, अलग अलग नहीं होगी, सेम होगी दोनों डायरेक्शन में। बट सेम परमेबिलिटी होगी कितनी? वो ये तो ठीक है, एक्चुअल कंडीशन तो ये थी। अब इसमें क्या है कि आइसोट्रोपिक मीडियम है, आइसोट्रोपिक मीडियम में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो परमेबिलिटी दोनों डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब वो दोनों डायरेक्शन में सेम परमेबिलिटी क्या होगी? वो दोनों डायरेक्शन में सेम परमेबिलिटी क्या होगी? वो होगी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। वो क्या होगी आपके पास में? इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के डैश। अब मतलब समझो, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के डैश वाई डायरेक्शन में भी और के डैश किधर? एक्स डायरेक्शन में। के डैश हो गया वाई में भी और के डैश हो गया एक्स में भी। इसका मतलब समझो जस्ट, आई थिंक इस वाले केस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल तो सिचुएशन ये थी आपके पास में, एक्चुअल सिचुएशन ये थी, रेक्टेंगल फ्लो फील्ड बन रहा था, ये इंक्रीज डायमेंशन थी एल के एक्स के वाई, के एक्स के वाई एल। ये यहाँ इसमें कोई, इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत? इधर वाले में, एक्चुअल वाले में नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्म्ड वाले में आपने क्या करा? ट्रांसफॉर्म्ड वाले में आपने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाई, जो इसकी ये एक्स वाली साइड थी, एक्स वाली साइड को किस फैक्टर से रिड्यूस करा? एक्स वाली साइड को किस फैक्टर से रिड्यूस करवाया? किस फैक्टर से रिड्यूस करा? के वाई वाई बाई एक्स से रिड्यूस करा दिया। वाई बाई एक्स से रिड्यूस करवाकर आपने इसको, वाई बाई एक्स से रिड्यूस कराकर आपने इसको एक आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड आइसोट्रोपिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर फ्लो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, स्क्वायर फ्लो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमने इसको ट्रांसफॉर्म्ड आइसोट्रोपिक मीडियम में मान कन्वर्ट कर लिया तो परमेबिलिटी अब क्या होनी चाहिए? दोनों में डायरेक्शन में सेम ही तो होनी चाहिए, दोनों डायरेक्शन में परमेबिलिटी सेम होगी। लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में सेम परमेबिलिटी आप क्या मान के चलोगे? दोनों डायरेक्शन में सेम परमेबिलिटी हमें क्या कंसीडर करना चाहिए? इस के एक्स एंड के वाई का एक इक्विवेलेंट इफेक्ट आपको कंसीडर करना है। के वाई एंड के एक्स का जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा होगा आपके पास में, वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। बताओ आया नहीं आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों अलग अलग थे। जब हम इसको एक इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक सेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मुझे के एक्स एंड के वाई का क्या करना पड़ेगा? एक इक्विवेलेंट इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। और वो इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या है? के डैश। दिस इज इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ के एक्स एंड के वाई। जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो आइसोट्रोपिक में, तो मतलब आप दोनों डायरेक्शन में परमेबिलिटी सेम मान के चलोगे, तो आपको के एक्स एंड के वाई का एक इक्विवेलेंट, एक रिजल्टेंट इफेक्ट आपको इन दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। एंड उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? के एक्स एंड के वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बताओ, ये चीज आई या नहीं आई समझ में? पहले एक बार, अब इसका सिंपल आपके पास जस्ट एक्सप्रेशन आएगा डेरिवेशन करके, और कुछ नहीं बचा इसमें। जस्ट बताओ, ये क्लियर है क्या चीज? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों सेक्शंस पे क्या अप्लाई करवाओ? अब वही जो जैसे आप डिस्चार्ज कैलकुलेट करते थे, ऐसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करो इन दोनों सेक्शन में। देखो कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है अपना, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि भाई क्यू क्या होता है? डिस्चार्ज क्यू एक्स होता है क्या? ए इंटू आई इंटू ए होता है, ए इंटू आई इंटू ए होता है।
Qx इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए होता है, ये चीज आपको पता है। सो क्या होगा, अब मैं इस वाले सेक्शन में अगर लिख रहा हूँ, अगर मैं इस वाले सेक्शन में लिख रहा हूँ वैल्यू को, सो K कितना लिखोगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म वाले के लिए K कितना लिखोगे, K डैश। ट्रांसफॉर्म वाले के लिए K कितना होगा, K डैश होगा आपके पास में, दैट विल बिकम K डैश। ट्रांसफॉर्म वाले के लिए K कितना हो गया, K डैश हो गया आपके पास में, K डैश हो गया इनटू हेड लॉस। आई की वैल्यू क्या होगी, आई हमें पता ही है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ द फ्लो। ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। एक फ्लो फील्ड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना होता है दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में हेड लॉस, दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में हेड लॉस कितना होता है, डेल्टा एच होता है सिंपल। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ऑफ हेड, डेल्टा एच ही तो था वो। दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में कितना हेड लॉस होता था, डेल्टा एच, दैट इज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द हेड। यस, तो कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच हो गया। अब ये कितनी लेंथ में होगा, ये हेड लॉस कितनी लेंथ में होगा, एल लेंथ में ये हेड का लॉस होगा इनटू एरिया। लिखो एरिया क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होगा आपके पास में, एल स्क्वायर कहां से होगी, एल स्क्वायर वैल्यू, फिर से आप वही गलती करें भाई, एरिया परपेंडिकुलर अंदर डायरेक्शन में है, वो एक डायमेंशन जो है इसकी एल इंटू वन होगा ना, सिंपल एल इंटू वन होगा, एल इंटू वन होगा ना एरिया, एल इंटू वन होगा। अगर ये एल इंटू वन है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या बन गई कंडीशन, एल से एल ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई, इधर लिख लो इसको क्या, के डैश इंटू डेल्टा एच, इंटू डेल्टा एच हो गया। बताओ ये क्लियर है सब, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, इसको इक्वेशन ए बोल दो, ए, इधर वाला पार्ट क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत है, इधर वाले पार्ट में कोई दिक्कत। चलिए अब देखो जरा इस पे आते हैं, एक्चुअल सेक्शन पे आते हैं। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअल में क्या था भाई, सेम इक्वेशन बिल्कुल, क्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, के एक्स। अच्छा यहाँ पे मैं अगर एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ के एक्स, क्यू एक्स लिखा मैंने, अब यहाँ पर क्या एक्स डैश कंसिडर करें या के एक्स कंसिडर करें, इधर अगर लिख रहे हैं तो के एक्स कंसिडर करेंगे ना, एक्स डायरेक्शन में जो परमिटिविटी है दैट विल बी के एक्स इनटू हेड लॉस इनटू आई की वैल्यू क्या होगी, आई ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हेड लॉस कितना होगा, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, दोनों के बीच में हेड लॉस कितना होगा, डेल्टा एच ही होगा सिंपल। हेड लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच। अब ये जो डेल्टा एच हेड का लॉस हुआ है, ये बताओ ये कितनी लेंथ में हुआ है, इसकी ये लेंथ, ये कितनी लेंथ में लॉस हुआ है हेड का, डेल्टा एच, ये कितनी लेंथ में होगा डेल्टा एच हेड लॉस, इस लेंथ में होगा। देखो ये लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की लेंथ, यही तो लेंथ है, यस बिल्कुल। सो इसको लिख लो जस्ट, सो ये कितनी लेंथ में होगा, एल इंटू रूट के एक्स बाय के वाई, रूट के एक्स बाय के वाई, रूट के एक्स बाय, ये के एक्स है और ये के वाई है, के एक्स बाय के वाई इंटू एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो कितना है आपके पास में, एल इंटू वन है सिंपल, एरिया है एल इंटू वन आ गया आपके पास में एरिया ऑफ फ्लो। इसको सॉल्व कर लो, एल से ये एल कैंसिल हो गया, ये एल से एल कैंसिल कर दिया, एल से एल कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास में, यहाँ से वैल्यू जो बचेगी वो क्या, ये बचेगी क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स इज इक्वल टू रूट के एक्स के वाई इंटू डेल्टा एच। बताओ क्या ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद, ये के एक्स था रूट के एक्स हो जाएगा और ये के वाई रूट ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है। अब ये देखो, ये बी इक्वेशन हो गई, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन है, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन का डिस्चार्ज निकाल दिया, एक्चुअल सेक्शन का डिस्चार्ज निकाल दिया, क्या दोनों सेम आएंगे निकल के, क्या दोनों सेम, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, क्यों, एज पर द कंजर्वेशन ऑफ द मास, सिंपल एज पर द कंजर्वेशन ऑफ सेम मास। तो इसको क्या कर लो, दोनों को इक्वेट कर लो। सो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से क्या होगा, दोनों क्यों है, क्यू एक्स सेम होगा के डैश डेल्टा एच इज इक्वल टू रूट
के एक्स के वाई डेल्टा एच, इसको सॉल्व करो, डेल्टा एच से डेल्टा एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, के डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में निकल कर, दिस इज द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया। बताओ आया समझ? अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पूछते हैं आपसे, एक्स डायरेक्शन में दे देगा परमेबिलिटी, वाई डायरेक्शन में दे देगा और पूछेगा इक्विवेलेंट परमेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो दिस इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, ये क्या है आपके पास में, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी है। ये इक्विवेलेंट परमेबिलिटी आ गई आपके पास में, यानी कि एक्स और वाई का एक कंबाइंड इफेक्ट हमने कंसीडर कर लिया, उसको आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट करने के बाद में जो इक्विवेलेंट इफेक्ट आएगा एक्स डायरेक्शन की परमेबिलिटी और वाई डायरेक्शन की परमेबिलिटी का, उनका एक साथ कंबाइंड इफेक्ट है ये इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। इसमें बताओ कोई दिक्कत है डेरिवेशन में इसमें, ये पूरा क्लियर है? जस्ट में फाइनली आपने यही फॉर्मूला याद करना है, फाइनली यही सेम फॉर्मूला हमको याद करना है। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी डायरेक्टली पूछेगा आपसे, डायरेक्टली पूछेगा केस। तो देखो क्या है, अब डिस्चार्ज की इक्वेशन, डिस्चार्ज कैलकुलेट किसमें कर रहे हैं, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम चल रहा है पूरा का पूरा, ये कौन सा चल रहा है, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम की कहानी चल रही है, उसको हमने इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट करके ये इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकाल दी। लेकिन चाहे आप उसको इक्विवेलेंट आइसोट्रोपिक में कन्वर्ट कर वैल्यू निकालो डिस्चार्ज की, चाहे उसको एनाइसोट्रोपिक में रख के निकालो, वैल्यू तो दोनों से क्या आएंगी, सेम निकल कर ही आएंगी ना, वैल्यू दोनों से सेम ही निकल कर आएंगी। तो अगर वैल्यू दोनों से सेम निकल कर आएंगी तो है क्या, आइसोट्रोपिक मीडियम में डिस्चार्ज कितना होता है, आइसोट्रोपिक मीडियम डिस्चार्ज ये होता है के एच एन एफ अपॉन एन डी होता है, Q इक्वल टू के इंटू एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी होता है। ये के की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये परमेबिलिटी तो आइसोट्रोपिक में सेम ही रहती है दोनों डायरेक्शन में, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, के डैश रखोगे सिंपल, के डैश रख दो या फिर रूट के एक्स के वाई रख दो, या तो के एक्स रख के डैश रख दो या फिर रूट के एक्स के वाई रख दो। तो क्या हो गया आपके पास में, तो यहाँ पे हमारे केस में के किसके बराबर है, के डैश के बराबर है, सो क्यू क्या बन गया, के डैश इंटू एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी बन गया, एन एफ अपॉन एन डी बन गया। ये आ रहा है देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला थ्रू अ नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम, सेम ही तो फॉर्मूला है, बस के चेंज हुआ है, परमेबिलिटी चेंज हुई है सिर्फ, और कोई चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ परमेबिलिटी चेंज हुई है और बाकी कोई चेंज नहीं हो रखा। बताओ इसमें कोई किस तरह का प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, इन दोनों आइसोट्रोपिक की भी कहानी हो गई। नॉन आइसोट्रोपिक में कैसे करनी है कैलकुलेशन, आइसोट्रोपिक में क्या होगा, बस एक एक कहां पर चेंज आया, नॉन आइसोट्रोपिक के सेम फॉर्मूला है, के डैश हो गया सिंपल, और के डैश की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी रूट के एक्स एंड के वाई है इसकी वैल्यू। डिस्चार्ज तो सेम ही आएगा दोनों से, डिस्चार्ज विल बी सेम इन बोथ द केसेस, डिस्चार्ज विल बी सेम इन बोथ द केसेस, क्लियर है। चलो अब ये बताओ जैसे कि रिलेशन आया था आपके पास में एक अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इज इक्वल टू, नहीं टेन अल्फा वन अपॉन टेन अल्फा टू इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू आया था रिलेशन, है ना, ये रिलेशन आया था आपके पास में। अगर अगर कम परमेबिलिटी से ज्यादा परमेबिलिटी वाली सॉइल में मूव कर रहा है वाटर, तो टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कम परमेबिलिटी से ज्यादा परमेबिलिटी वाली में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिंपल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड ज्यादा वाले से कम में टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड द नॉर्मल आ गई आपके पास में कंडीशन, निकल कंडीशन क्या आएगी, टुवर्ड द नॉर्मल आपके पास में कंडीशन निकल कर आएगी। फेरेटिक लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ में आ गई। अब तो इसमें मेरे ख्याल से इस टॉपिक में तो ऐसे इसको डिस्कस करने लायक बचता नहीं है, ये जो परमेबिलिटी वाला पार्ट है आपके पास में, परमेबिलिटी, सीपेज, क्विक्सेंट कंडीशन,
तो ऐसा तो इसमें ज्यादा इससे कुछ बचता नहीं है आपके पास। तो देखो कितना बड़ा चैप्टर था सीपेज परमिबिलिटी। ये मेरे ख्याल से जब घर पे थे तब से चलती आ रही है इसकी क्लासेस, इसी सेम चैप्टर की, है ना। जब वैसे उससे क्लास ले रहे थे मोबाइल वाले से, तो तब से इसकी इसकी चैप्टर का डिस्कशन चलता आ रहा है। और उसमें भी अभी एक तुम कह रही हो कि एक और टॉपिक करवाओ एक्वाफर वाला, इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका, उसमें भी तुम क्या बोल रहे हो कि एक्वाफर वाला भी यहीं पे करा दो। तो मतलब अभी 3-4 दिन इसमें एक्वाफर वाले क्वेश्चन, हाँ वो तो मैं बोल ही नहीं रहा कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल आ रखे हैं, क्वेश्चन तो आए हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन तो आए हैं बिल्कुल। एक काम करता हूँ मैं, घर पे आ जाता हूँ पढ़ाने। तो ये कर लेंगे कल ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यही वाला शुरू करेंगे, एक्वाफर वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे, सर बच्चे पूछ रहे थे आपका घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? होम टाउन तो मुजफ्फरनगर है, और बाकी वैसे तो 2-2.5 साल हो चुके देहरादून में रहते रहते। तो कल अपने टॉपिक यही शुरू करेंगे, अब जो आपका एक्वाफर वाला टॉपिक है ना, इसी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन तो उससे बहुत आते हैं। हर साल मेरे ख्याल से क्वेश्चन आता ही रहता है वहां से, उस टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चन जो है आपके पास में आता ही रहता है। तो नेक्स्ट क्लास से इसी टॉपिक को शुरू करेंगे, इसी को शुरू कर लेंगे। ओके, अभी अभी इस पे करो, क्वेश्चन करो जरा, एक एक क्वेश्चन करो पहले, अभी क्लास ओवर नहीं करे, क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो सॉल्व, क्वेश्चन कराना है। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन करो एक। अब फ्लोनेट का डाटा दे रखा है, लिखो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इज इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, number of flow lines is equal to 5 and number of equipotential lines is equal to 9, number of equipotential lines is equal to 9, number of equipotential line कितनी है आपके पास में? 9 है, number of equipotential line आपके पास कितनी है? 9 है, ठीक है। permeability in horizontal, permeability in horizontal and vertical directions are, permeability in horizontal and vertical directions are, permeability in horizontal and vertical directions are 8 into 10 to the power minus 5 meter per second and 2 into 10 to the power minus 5 meter per second respectively, respectively, respectively। हेड डिफरेंस दे रखा है 2 मीटर, हेड डिफरेंस है आपके पास में 2 मीटर, हेड डिफरेंस इज इक्वल टू 2 मीटर। permeability in horizontal and vertical direction, permeability in horizontal and vertical direction are 8 into 10 to the power minus 5 ये लिखा है यहाँ पर, and vertical direction 2 into 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकंड respectively, respectively। हेड डिफरेंस है 2 मीटर, हेड डिफरेंस कितना है? 2 मीटर है, हेड डिफरेंस 2 मीटर है। तो क्वांटिटी ऑफ सीपेज बताइए पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, क्वांटिटी ऑफ सीपेज पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, क्वांटिटी ऑफ सीपेज पर मीटर लेंथ ऑफ डैम ये बताना है।
क्वांटिटी ऑफ सीपेज पर मीटर लेंथ ऑफ द 4 into 10 to the power minus 5. Same. Yes. सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। 4 into 10 to the power minus 5 हो जाएगा सिंपल आपके पास में। तो क्या दिया है आपको ये भाई, kx दे रखा है, ky दे रखा है, मतलब कौन सी कंडीशन है, एनाइसोट्रोपिक वाली कंडीशन है। kx दे दिया, ky दे दिया आपको, डिस्चार्ज पूछा है, क्वांटिटी ऑफ सीपेज पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा, k डैश इंटू h इंटू nf अपॉन nd हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या हमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल दे रखा है गैस में, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दी है इसमें, क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन दे रखी है। तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन दे रखी है तो nf कितना होगा, nf विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इसमें 5 दी है, तो 5 माइनस 1 है, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 9 माइनस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। k डैश कितना होगा, k डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट kx ky हो गया, सिंपल रूट kx ky हो गया, kx ky कितना हो जाएगा, रूट kx ky ये हो गया। और हेड कितना दे रखा है, हेड डिफरेंस 2 मीटर दे रखा है, हेड डिफरेंस दे रखा है आपको 2 मीटर। एनएफ आपके पास में है कितना, एनएफ आपके पास में 4 है, एनडी आपके पास में कितना है, 8 है। के डैश की वैल्यू हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे उधर से, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। सो आ रही है वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है, मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है। तो वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रही है ना, ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ जरा क्वेश्चन, एक और बताओ आंसर। इस तरह की कंडीशन दे रखी है, ऐसी कंडीशन दे रखी है आपको, ये कुछ इस तरह की कंडीशन है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2। अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, k1 दे रखा है आपको, k1 दे रखा है हमने, k2 भी दे रखा है, k2 भी दे रखा है, तो k1 दे दिया, k2 भी दे दिया, कितना, ये है 10 टू द पावर माइनस 7, और ये कितना है आपके पास में 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर पर सेकंड है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। अल्फा 1 इसमें बता रखा है क्वेश्चन में, एंट्रेंस एंगल, एंट्रेंस एंगल इज इक्वल टू, एंट्रेंस एंगल इज इक्वल टू, एंट्रेंस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंट्रेंस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंट्रेंस एंगल is equal to 30 degree, is equal to 30 degree, entrance angle is equal to 30 degree, find the exit angle, find the exit angle, entrance angle is equal to 30 degree, find the exit angle, बोलो जरा। एंड ये फ्लो का डायरेक्शन है, ये फ्लो डायरेक्शन, डेंसिटी 1 by root 3, 66.58, 66.58, यस सेम आ रहा है बिल्कुल, 66.58, सिंपल एक रिलेशन है। अल्फा 1 दे रखा है, अल्फा 2 बताना है, k1 आपके पास में, k2 आपके पास में, रिलेशन अभी देखा था हमने, k1 k2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 1 डिवाइड बाय 10 अल्फा 2, 10 अल्फा 2, ये रिलेशन था आपके पास में, है ना, वैल्यू सारी की सारी आपके पास में है। तो अल्फा 2 कितना आ रहा है, 66.58,
अल्फा 2 आ रहा है 66.58 डिग्री। अब ये बताओ ये टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल, किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इस चैप्टर में मोस्टली तो आपका सारा कवर हो गया। कल हम शुरू करेंगे अपना, बेसिकली देखते हैं टॉपिक, एक्वेफर भी शुरू कर सकते हैं, बाकी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करा दूंगा आपको ये पे ना, मतलब इसी बीच में सब्जेक्ट खत्म होने से पहले आपको वो टॉपिक करवा दूंगा मैं, ठीक। बट कल कोई मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा टॉपिक उठाऊं जो कि एक दिन में कवर भी हो सके आपका, बट एक दिन में तो लग नहीं रहा कि मुझे कोई भी टॉपिक कवर होगा, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े ही हैं सब। चलो देखेंगे, जो भी ठीक लगेगा वो स्टार्ट कर लेंगे। एंड मे बी पॉसिबल हो सकता है कि वही जो आपका है ना एक्वेफर वाला, उसी को शुरू कर लें, ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो इसे भी शुरू कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट खत्म होने से पहले वो मैं करा दूंगा टॉपिक, वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे परसों संडे में तो ऑफ ही रहेगा, तो कोई सैटरडे में ऐसा टॉपिक कोशिश करेंगे कि जो एक दिन में कवर कराया जा सके, ऐसा कोई कोशिश ले टॉपिक करेंगे लेने की कोशिश, ठीक है। इसका बाकी जो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन तो आधे घंटे का टॉपिक है, 1 घंटे का। फिर 1 घंटे में सेडिमेंटेशन पढ़ने के बाद क्या करोगे? क्ले मिनरल आपने बोला था एक, हाँ एक लेक्चर का है, क्ले मिनरल कर सकते हैं, बिल्कुल क्ले मिनरल कर सकते हैं स्टार्ट। भाई मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे कि जो भी आपका एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि संडे में छुट्टी रहेगी तो कोशिश करेंगे कोई ऐसा टॉपिक लेने की। बाकी एक्वेफर भी शुरू कर सकते हैं, इसको भी स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं, देखो काफी, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें इसका जो ये रिलेशन था, इसका डेरिवेशन कल कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा एंगल्स के साथ में एक्चुअली में थोड़ा सा लाइन, तो यहाँ पर इतनी सारी बनी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तो आपका वो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली काफी यूज होती है उसमें, इसका डेरिवेशन मैं करा दूंगा आपको। बाकी मेनली रिलेशन, यही रिलेशन लाने के लिए आपको करना था मेनली डेरिवेशन इसका, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई डेरिवेशन में आपको कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। बट हाँ चलो, आता कैसे है वो डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा इसमें एंगल्स में हो गया कंफ्यूजन ना, बहुत सारी लाइंस एक तो ड्रॉ हो रही थी, कॉम्प्लिकेटेड का डायग्राम भी काफी ज्यादा। तो चलो अपना कल करते हैं कंटिन्यू आगे ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, कल करेंगे।